हाँ, तो फ्रेंड्स कुछ समय पहले 1 या 2 वर्ष पहले मैंने शंबाला प्रिंसिपल्स की एक बुक का पीडीएफ सेव करके रखा था। क्योंकि शंबाला वर्ड मुझे बड़ा फ़ैसिनेटिंग लगता है। क्योंकि कई बार हम मेडिटेशन में बैठते हैं तो कहते हैं ना कि शंबाला मास्टर्स को इनवाइट करते हैं, तो मुझे समझ में नहीं आता था कि वो क्या है। तो मैंने वो बुक तो सेव करके रख लिया था पर मैंने पढ़ा कभी नहीं। बहुत सारी बुक्स हम सेव करते हैं पर नहीं पढ़ पाते हैं। अभी कुछ समय पहले याद होगा आप लोगों को जब जीवंधर सर आए थे तब उन्होंने एक बुक के बारे में बताया था डिसेंडेंट ऑफ हिज सोल। गुरुजी कृष्णानंद की बुक थी वो। उसका फोटो मैंने शेयर किया था पर उनके पास पीडीएफ नहीं था तो मैं उस पीडीएफ को ढूंढ रही थी गूगल में। और गुरुजी कृष्णानंद को मैं फेसबुक में फॉलो करती हूँ, क्यों करती हूँ मुझे भी नहीं मालूम, पर मुझे उनके कोटेशंस बहुत पसंद है। और मानसा फाउंडेशन का भी मैं फॉलो करती हूँ, दोनों सेम ही हैं। तो वो कोटेशन भी मैं फॉलो करती हूँ, बुक भी सेव थी पर कभी मेरा ध्यान नहीं गया। पर जब वो बुक को मैं सर्च कर रही थी तब मुझे मालूम चला कि शंबाला प्रिंसिपल भी गुरुजी कृष्णानंद ने लिखा है। जैसे मैंने आप लोगों को पहले महाअवतार बाबा जी के बारे में बताया, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी ड्यूटी है कि मैं दूसरे गुरुओं के बारे में भी आप लोगों को बताऊं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने उस बुक को पढ़ा। अब मुझे लगा कि आप लोगों को भी मालूम चलना चाहिए कि शंबाला क्या है, शंबाला मास्टर्स क्या है। तो वो बुक मैं शेयर कर दूंगी अगर आप लोग पसंद करेंगे पढ़ना। कुछ एक बुक मैंने किया है, डोरवेज टू लाइट, और भी 2-3 है मैंने पढ़ा। उसमें से जितना मुझे लगा कि मुझे आप लोगों को आज बताना चाहिए उसको मैंने समराइज करके आप लोगों के लिए लाई हूँ। और बाकी मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगी जो भी मेरे पास है, अगर आप लोग चाहें तो फ्रेंड्स, हम शंबाला के बारे में तो सुनते हैं, बिल्कुल मैं शेयर कर दूंगी खेम जी। मुझे मालूम है कि आप ही सबसे पहले मांगेंगे मुझसे। बहुत छोटी बुक्स रहती हैं गुरुजी कृष्णानंद जी की, और बहुत सिंपल इंग्लिश में, मतलब जिनको थोड़ी भी इंग्लिश आती होगी वो इजीली उनको समझ सकते हैं। कोई बड़े भारी वर्ड्स नहीं है या घुमा फिरा के बात नहीं किया, बिल्कुल सिंपल एकदम, जैसे एक बच्चों को समझाते हैं वैसे उन्होंने समझाया है। तो कई लोगों को लगता है कि शंबाला मिथ है, रियलिटी में है ही नहीं शंबाला। शंबाला एक जगह का नाम है। ये मत समझिएगा कि जैसे कल किसी ने मुझसे पूछा कि आप शंबाला के बारे में बोलेंगी तो हु इज शंबाला, तो हु इज नहीं, वेयर इज शंबाला, है ना। तो कई लोगों को लगता है ये वास्तविक नहीं है। सालों से लोग शंबाला को ढूंढने के लिए पहाड़ों रेगिस्तानों में बहुत प्रयत्न कर रहे हैं कि वो जगह मिल जाए शंबाला। हाई वाइब्रेशन की जगह है वो। और कई लोग दावा भी करते हैं कि हमने ढूंढ निकाला है, पर ऐसा नहीं है। वो मानवता से, मतलब मानव की पहुंच से बहुत दूर है और हमेशा लोगों को लुभाते रहती है। हम जो आज बता रहे हैं आपको शंबाला के बारे में, वो हमको जो जानकारी मिली है वो है हमारे महर्षि अमरा के अमरा के थ्रू। अभी हम उनकी लाइफ हिस्ट्री वगैरह भी देखेंगे कि उन्होंने शंबाला के बारे में क्यों बताया। उन्होंने जैसे बताया कि वहां पर वो एस्ट्रल ट्रैवल करके जाते थे सप्तऋषि मंडल के पास और शंबाला मास्टर्स के पास, और वहां की जो जानकारी और उनके रहस्य है उतना ही उन्होंने यहाँ के लोगों को शेयर किया जो अलाउड था। कुछ नियम थे, कुछ रेगुलेशंस हैं हमारे ऋषियों के जो अभी मानव जाति को नहीं देने हैं, तो वो बातें उन्होंने छुपा कर रखी। पर फिर भी बहुत सी चीजें उन्होंने उजागर करी और शॉर्टेस्ट वे बताया कि आप सभी लोग भी शंभाला पहुंच सकते हैं। हम सभी, अगर हमारे में प्यूरिटी हो, अगर हमारे में दूसरों के कल्याण करने के लिए वो भाव हो, अगर हम सोचते हैं कि हम अपना व्यक्तिगत लाभ ले लेंगे, हमारे पास बहुत एबेंडेंस आ जाएगा, हम बहुत स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे, अपने लिए जब भी हम कुछ मांगेंगे तो शंभाला के मास्टर्स हमको हेल्प नहीं करेंगे। वो तभी हेल्प करेंगे जब हम प्योर हों और दूसरों की मदद के लिए हम उत्सुक हों। तो
अमरा जी ने समझाया कि पहले ये वाली बातें शंबाला के बारे में लोगों को नहीं बताई जाती थी, क्योंकि लोग बहुत मटेरियलिस्टिक थे, अवेयरनेस नहीं थी, हाई एनर्जीज नहीं थी। फिर जैसे जैसे एनर्जीज बढ़ते गई, लोग अवेयर होते गए, तब एक कहते ना न्यू एज की स्थापना शुरू हुई। तो पूरी पृथ्वी एक दिन जरूर शंभाला बनेगी, पर हमको तब तक के वेट नहीं करना है कि जब पूरी अर्थ शंभाला बनेगी, जब तक के पता नहीं हम रहे न रहे। तो उन्होंने कहा है कि आप अभी से ही अपने अंदर एक नए युग को स्थापित कर सकते हैं अपनी प्यूरिटी और अपने मेडिटेशन के थ्रू। और यदि आप करेंगे तो वो सारे शंबाला के मास्टर्स वो दरवाजे खोल देंगे जिससे हम वहां का ज्ञान, वहां की एनर्जी को हम ले सकें। तो शंबाला में रहने वाले लोगों की उम्र कम नहीं होती है, वो बिल्कुल यंग बने रहते हैं, अनंत काल तक जीवित रहते हैं, वो परफेक्शन का जीवन जीते हैं। और उनकी जो सिविलाइजेशन है, उनकी जो सभ्यता का विकास है, वो हाईएस्ट लेवल पे पहुंच गया है। आप ये सोचिए कि उनका साइंस और स्पिरिचुअली साइंस इतना इवॉल्व हो चुका है कि वो डायरेक्ट सन से एनर्जी लेते हैं। हमको तो पेट्रोल और डीजल भरवाना पड़ता है ना, स्पेसशिप भी अगर हमको भेजनी है कहीं, तो पेट्रोल डीजल डलवाएंगे तब एरोप्लेन वो करेगा या रॉकेट चलेगा। बिना फ्यूल के हम नहीं हमारा कोई नहीं चल सकता। पर वो इतने एडवांस हैं कि उनकी स्पेसशिप डायरेक्ट सन से एनर्जी को ड्रॉ करती है, लेती है और स्पेसशिप उड़ती है। और उनकी स्पेसशिप हमारे जो प्रकाश की जो गति है, जो स्पीड है, उससे भी ज्यादा तेज गति से दौड़ती है। और इसका विटनेस बने हैं महर्षि अमरा जी। उन्होंने बहुत सारी गैलेक्सीज में ट्रैवल किया है वहां के मास्टर्स के साथ, और उन्होंने ही ये सब जानकारी शेयर करी है कि वो हमसे कितना एडवांस है। हमको असंभव लगता है ना कि डायरेक्ट सन से कैसे एनर्जी ड्रॉ करके अपने स्पेसशिप को उड़ाएंगे, पर ये सत्य है। और इनके बारे में एक बहुत अच्छी बुक है डोरवेज टू लाइट, कृष्णानंद जी ने लिखी है। उसमें अमरा जी के ये पूरे के बारे में वर्णन है, तो वो भी मैं शेयर कर दूंगी, जो जो मेरे पास बुक है मैं कर दूंगी। तो पहले हम जानेंगे कि महर्षि अमरा कौन थे। तो मैं थोड़ा सा एक बार उनका फोटो दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छा लगे उनको देखना। ये है महर्षि अमरा जी। एक कितने साधारण व्यक्ति दिखते हैं, है कि नहीं है। इनका जन्म 1 फरवरी 1919 को बेलगाम कर्नाटक में हुआ था, और इनके गुरु थे महर्षि विश्वामित्र। महर्षि विश्वामित्र के बारे में जानते होंगे कि उन्होंने ऋग्वेद लिखा है, गायत्री मंत्र के रचयिता वही हैं। तो किस तरीके से उनको ये गुरु मिले। कहा जाता है कि जब अमरा जी 9 वर्ष के थे तब उनको टॉन्सिलाइटिस हुआ और उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। 9 साल के थे, उनको एनेस्थेसिया दे दिया गया और ऑपरेशन कर रहे थे डॉक्टर्स लोग। तब आप लोग भी जानते हैं कि जब भी एनेस्थेसिया देते तो हमारी एस्ट्रल बॉडी बाहर निकल जाती है। तो इनकी एस्ट्रल बॉडी भी बाहर निकल गई और बहुत पृथ्वी से दूर की यात्रा करने लग गई। और ये एक ऐसी जगह पे पहुंच गए जहां पर एक देवी अपने सिंहासन पे बैठी हुई थी और लोग सभी लोग उनको प्रणाम कर रहे थे। इन्होंने भी प्रणाम किया। इनके कंधे पर किसी ने हाथ रखा और बोले कि बाहर चलो। कहा जाता है कि वो सूर्य थे। आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। फिर वो बाहर चले गए उस देवी को प्रणाम करके, और वहां पर उन्होंने एक पेड़ के नीचे 7 ऋषियों को बैठे हुए देखा। अमरा जी 9 वर्ष के थे, पर उनके पास इतना ज्ञान था, वो जाके उन ऋषियों के सामने प्रणाम किया उनको। तो उनमें से एक ऋषि ने कहा कि ये जगह वो नहीं है जहां पे कोई जीवित आ सकता है। यहाँ मृत्यु के बाद ही आया जा सकता है, और वो भी गिने चुने लोग ही। पर अब तुम आ गए हो। अब पता नहीं वो उनकी डेथ हुई थी ऑपरेशन के टाइम में कि क्या, मुझे नहीं मालूम, पर वो एस्ट्रली ट्रैवल कर रहे थे।
तो वो ऋषि ने कहा कि तुम यहाँ आ गए हो, पर अभी तुम पृथ्वी पर वापस जाओ और मैं तुमसे मिलने के लिए पृथ्वी पर आऊंगा। तो वो प्रणाम करके वापस लौट आए। एस्ट्रल बॉडी आ गई वापस। जब उनका ऑपरेशन पूरा हो गया और होश आया, तो अमरा जी ने अपने मम्मी पापा और डॉक्टर्स को ये सब बातें बताई। तो उनके मम्मी पापा तो बहुत शॉक्ड हो गए कि ये सब क्या हो रहा है। पर डॉक्टर्स ने सोचा कि ये सब सपना है और इग्नोर कर दिया डॉक्टर ने। ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। अमरा जी अपने घर आए और सोचने लग गए कि उन्होंने तो कहा था एक ऋषि ने कि मैं मिलने आऊंगा, मिलने ही नहीं आ रहे, तो शायद मैंने ये सपना देखा है। वो बच्चा खेलने कूदने और इन सब में बिजी हो गया और भूल गया। कुछ दिनों के बाद वो अपने कमरे में आंख बंद करके बैठे हुए थे। तब एक ऋषि सामने प्रकट हुए। उन्होंने अपना परिचय विश्वामित्र के रूप में दिया और उनसे कहा कि चलिए मैं तुमको थोड़ी सी यात्रा कराता हूं। और अमरा जी को एस्ट्रली बहुत सारे डायमेंशंस में लेके गए, मतलब दूसरे जो लोग होते हैं वहां की यात्रा कराई। और वापस आके उस नन्हे से बालक से पूछा, क्या तुम हमेशा ये यात्रा करना पसंद करोगे, तुम मेडिटेशन सीखोगे? तो बच्चा तुरंत राजी हो जाता है और कहता है यस, मैं मेडिटेशन सीखूंगा। और तब विश्वामित्र उनके गुरु बन के उनको दीक्षा देते हैं और उनको मेडिटेशन सिखाते हैं। 2.5 साल के अंदर ही उनकी डीप मेडिटेशन और उनकी साधना से वो बहुत स्पिरिचुअल नॉलेज इकट्ठा कर लेते हैं। 12 साल की उम्र तक आते आते वो ऋषि मंडल के चैनल बन जाते हैं। चैनल वो होते हैं जो मैसेज डायरेक्ट लेके देते हैं। तो जो सप्त ऋषि हैं, सप्त ऋषि के बारे में कई लोगों को मालूम होगा। मैं नाम लिख के रखी हूँ, मुझे भी याद नहीं होता है। महर्षि वशिष्ठ, विश्वामित्र, कर्ण, भारद्वाज, अत्रि, शौनक और वामदेव। अलग अलग पुराणों में कुछ के नाम डिफरेंट किए हुए हैं, पर ये सप्त ऋषि मंडल के वो चैनल बन गए और उन्होंने अपने ज्ञान को लोगों को देना शुरू किया। उन्होंने 1977 में 74 में ऋषिपाद की भी स्थापना की और उनकी वाणी को पूरी दुनिया तक पहुंचाने का काम गुरुजी कृष्णानंद ने किया। आप लोग में परमहंस काली के कौन से भक्त थे? परमहंस रामकृष्ण। रामकृष्ण जी, मेरे ख्याल से मैंने किसी को कोहोस्ट नहीं बनाया, इसीलिए नहीं बोल पा रहे हम लोग। रामकृष्ण परमहंस पढ़े लिखे नहीं थे, आप लोग जानते हैं ना। तो उनको अपना ज्ञान देने का तरीका नहीं आता था कि दुनिया को किस तरीके से ज्ञान दिया जा सके। और उनकी वाणी कौन बनी आपको मालूम है ना? बहुत से लोग जानते होंगे। उनकी वाणी बनी स्वामी विवेकानंद। विवेकानंद बहुत ही प्रबुद्ध व्यक्ति थे, पढ़े लिखे थे, और जो जो रामकृष्ण जी देते थे ज्ञान, वो पूरा दुनिया में प्रचार प्रसार करते थे। तो बिल्कुल वैसे ही ये तो बहुत पढ़े लिखे थे महर्षि अमरा जी, पर इनको ऐसा नहीं था कि मैं लोगों को ज्ञान बांटते रहूं। वो अपनी बिल्कुल सिंपल लाइफ जीते थे। अगर आप गूगल में उनकी पूरी बायोग्राफी को सर्च करेंगे ना, तो आपको लगेगा कि बिल्कुल पत्री सर। क्रिकेट का शौक था, मूवीज का शौक था, खूब अच्छे से घूमते फिरते, खाते पीते, साधारण कपड़े पहनते थे, पैंट शर्ट, कोई दाढ़ी वाड़ी भी नहीं बनी बड़ी भी थी। पत्री सर की है, पर फिर भी जैसे पत्री सर कितने नॉर्मल रहते हैं, क्रिकेट, मूवीज और मस्ती करते हैं, बिल्कुल वैसे ही अमरा जी थे। तो वो बहुत ज्यादा ज्ञान लोगों को नहीं शेयर कर पाए, पर उनकी वाणी को पूरी दुनिया तक पहुंचाने का काम किया स्वामी कृष्णानंद ने। गुरु जी कहा जाता है। उन्होंने महर्षि का उपाधि नहीं ली, महर्षि अमरा जरूर बोला जाता है, परंतु कृष्णानंद जी ने अपने नाम के आगे सिर्फ गुरु जी लगाया। तो कृष्णानंद जी 18 मई को पैदा हुए थे 1939 को, कर्नाटका में, बेंगलुरु में 60 किलोमीटर दूर एनेकल करके एक जगह है, वहां पर। बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे,
बहुत अच्छी जॉब करते थे, कुछ पोस्ट एंड टेलीग्राम डिपार्टमेंट्स में काम करते थे और काफ़ी बुक्स पढ़ते थे। बुक्स के साथ-साथ मतलब स्पिरिचुअल बुक नहीं, पेंटिंग की, म्यूज़िक की, सबकी। पेंटर भी थे और काफ़ी बुक्स पढ़ते थे। तो जब वो 1977 में गुरुजी अपने अमरा से मिले, तो उनका बहुत प्यारा कन्वर्सेशन है, कभी मुझे टाइम मिलेगा तो मुझे याद दिलाइएगा, मैं श्योर उसको आप लोग के साथ शेयर करूँगी। मैं कल रात को पढ़ रही थी, तो मैं पढ़ते ही जा रही थी, मतलब 1.5 घंटा मैं सिर्फ़ पढ़ते ही रह गई, वो इतना सब कुछ लिख के गए हैं, कि जब मैं पहली बार मिला, तो मुझे लगा कि कोई दाढ़ी वाला व्यक्ति आएगा, एकदम बुजुर्ग और बहुत सीरियस टाइप का आदमी आएगा, पर ये तो आए अमरा जी बिल्कुल पैंट शर्ट में, बिल्कुल प्रोफेसर लग रहे थे, चश्मा पहने हुए भी, आपने फ़ोटो देखा ना वैसे। तो बोले मैं शॉक्ड हो गया कि इतने बड़े गुरु और ऐसे वस्त्र पहने हुए हैं। और पहले ही अमरा जी ने उनसे कहा, कृष्णानंद से, कि हम पहले भी मिल चुके हैं। तो कृष्णानंद जी बोलते हैं कि नहीं, मैं आपसे कभी पहले नहीं मिला हूँ, अभी आज ही मिल रहा हूँ। तो वो हँस के कहते हैं, अमरा जी, इस जन्म की बात नहीं कर रहा हूँ, पिछले जन्म की बात कर रहा हूँ। तो कृष्णानंद जी लिखते हैं कि मुझे समझ में नहीं आया, कहाँ यही जन्म बस मालूम है, पिछला जन्म, क्योंकि उन्होंने मेडिटेशन नहीं किया था, उनको पास्ट लाइफ कुछ भी नहीं मालूम, ये किस जन्म की बात कर रहे हैं। फिर उनको उन्होंने मेडिटेशन सिखाया और फ्राइडे के फ्राइडे उनके घर जाते थे, अमरा जी के घर। कृष्णानंद जॉब करते थे, पूरा हफ्ता उस दिन का इंतजार करते थे जब वो फ्राइडे का दिन आए और वो अपने गुरु से मिले। बहुत जल्दी 3-4 साल के अंदर ही उन्होंने अपनी वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया और महर्षि अमरा जी के साथ काम करने लग गए। उन्होंने शंबाला के और दूसरे स्पिरिचुअल नॉलेज को काफ़ी इकट्ठा किया। खुद भी मेडिटेशन बहुत करने लग गए। उनको भी एक्सपीरियंस नहीं होते थे। वही मैं कह रही हूँ ना कि कल जो मैं पढ़ रही थी उसमें इतना अच्छा था कि उन्होंने कहा कि सब लोगों को एक्सपीरियंस होते हैं, किसी को देवी-देवता दिखते हैं, किसी को कुछ दिखते हैं, मुझे तो कुछ दिखता ही नहीं है। मुझे कैसे मालूम चले कि मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? तो महर्षि अमरा जी कहते थे कि कई लोगों को एक्सपीरियंस होते हैं, पर कई लोगों को उनके मन के प्रोजेक्शन भी होते हैं, मतलब मन ही प्रोजेक्ट करके दिखाता है उनको। तो तुम एक्सपीरियंस पे मत जाओ, मतलब अगर हमको कोई अनुभव नहीं हो रहा है, कुछ दिख नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे कर्म नहीं कट रहे या हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। आपका काम सिर्फ यही है कि आप आँख बंद करके अपने ध्यान में बैठे रहिए। हमारे स्पिरिट गाइड्स, हमारे जो दूसरे मास्टर्स हैं, वो हमारी हेल्प करेंगे और हमारा प्रोग्रेस होते जाएगा। फिर जब उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया, तो फिर उन्होंने पूरा काम इनका सँभाला और अम, 1982 में 25th अगस्त को अमरा जी का ने अपने शरीर को छोड़ा और उसके बाद गुरु जी कृष्णानंद ने 1988 में सप्तऋषि पाद की स्थापना की और मानसा फाउंडेशन बनाया। मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ कि जो लोग भी मेरे साथ बैंगलोर जाने में उत्सुक हैं, जभी भी हम जब कभी भी जाएंगे, तो हम इस बैंगलोर के मानसा फाउंडेशन, यानी कि तपोनगर में तपोनागर, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन डिफिकल्ट है मुझे मेरे लिए, तपोनागर में इन्होंने बनाया अंतरमानस, मतलब मानसा फाउंडेशन है उनका, और वहाँ पे एक पूरा कैंपस में उन्होंने बनाया है, तपोनागर जहाँ पे बोलते हैं। ये जो सप्तऋषि पाथ है, वो क्या है? वो है लाइट चैनलिंग। क्योंकि ऋषियों ने कई सालों की मेहनत के बाद ये खोज निकाला कि हम लाइट बीइंग हैं। जब हम एनर्जी को ड्रॉ करके, हम खींच कर लोगों को फैलाते हैं, तो हम जल्दी अपनी दिव्यता का अनुभव करते हैं। मैंने कहा ना, कार्बन मॉलिक्यूल्स हमारे क्रिस्टलाइन बिल्कुल होते हुए हम लाइट बीइंग बनते हैं। तो ये उन्होंने लाइट चैनलिंग मूवमेंट शुरू किया 2009 में। गुरुजी कृष्णानंद ने लाइट चैनलिंग वर्ल्ड मूवमेंट चालू किया और ये जो मनसा फाउंडेशन है, उनकी स्थापना की। वहाँ पर
बहुत ही अच्छे कॉस्मिक टावर्स हैं। मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखा देती हूँ, शायद आप लोग, ये गुरुजी कृष्णानंद हैं, उनके मेन डिसाइपल। और ये, शेयर स्क्रीन आंटी। अरे यही भूल जाती हूँ मैं। हाँ, उनका शायद पब्लिकेशन भी, और उनके पब्लिकेशन के बुक्स बहुत चीप है टू अदर पब्लिकेशंस। और काफी बुक पीडीएफ में। ये है सप्तऋषि ध्यान केंद्र। देखिए 2 पिरामिड, एक ऐसा पिरामिड है और एक इन्वर्टेड है, आप देख रहे हैं, इसको कॉस्मिक टावर बोलते हैं वो लोग। दिख रहा है ना आप लोग को? जी जी। फ्लोर मिल्स जैसा ऊपर से डाल, हाँ, ऐसे मतलब एक हीट उल्टा निकलेगा। पिरामिड है और हाँ। एक नीचे पिरामिड है, दोनों को जोड़ के कॉस्मिक टावर बनाया है। ये लाइट एज मास्टर्स, मतलब जिनको हम सप्त ऋषि कहते हैं, वो सप्त ऋषि की स्टैच्यूज वहां पे बनी हुई हैं। और ये महर्षि अमरा जी हैं और ये कृष्णानंद जी हैं। क्या पहले ये दिखा के थोड़ी देर में शंबाला के बारे में बताऊंगी, फिर प्रिंसिपल्स के बारे में बताऊंगी। तो ये कृष्णानंद जी हैं और इनके बारे में आपको जो भी जानकारी चाहिए सब कुछ गूगल पे उपलब्ध है। रिवॉल्यूशन ऑफ लाइट के नाम से यूट्यूब पे उनके चैनल्स हैं, बहुत अच्छी उनकी छोटे छोटे डिस्कोर्सेज हैं। फेसबुक में है, हर जगह है। और एक चीज मैं दिखाऊंगी कि पत्री सर इनसे बहुत बार मिले हैं। और एक और चीज बताऊंगी लास्ट में, अभी एक साथ सब चीजें नहीं। तो इन्होंने वहां पर कुंडलिनी मेडिटेशन हॉल बनाया, क्योंकि इनको कोई देवी की हाई एनर्जीज मिली थी कृष्णानंद जी को। और तो उन्होंने कुंडलिनी मेडिटेशन हॉल बनाया, कॉस्मिक टावर बनाया, सप्तऋषि के बनाया, जो मैंने आपको दिखाया स्टैच्यूज हैं। और उन्होंने 36 बुक्स लिखी, उसमें से शायद 12 या 13 अवेलेबल हैं अमेजोन में, बाकी सब कुछ नहीं है। और उन्होंने अपने नाम के आगे महर्षि की उपाधि ने लगा के सिर्फ गुरुजी की लगाई, क्योंकि वो मानते थे कि मैं एक लाइट मास्टर हूं। और काफी उन्होंने भी एस्ट्रल ट्रैवल करके नॉलेज इकट्ठा किया। और जो महर्षि अमरा जी का बर्थडे है 1 फरवरी, उस दिन वर्ल्ड चैनल्स डे मनाया जाता है। और इन्होंने स्वयं ने, कृष्णानंद जी ने 23 नवंबर 2012 को समाधि ली। इस बार 23 नवंबर के पहले मैंने याद करके रखा हुआ था कि, क्योंकि कई बार मैं कृष्णानंद जी का कोटेशन शेयर करती हूँ, आप लोग शायद नोटिस नहीं करते हैं, पर जो लाइट वर्कर्स हैं उन लोग बहुत जल्दी नोटिस करते हैं इनको। तो मैंने 23 नवंबर के पहले बिल्कुल याद करके रखा था कि उस दिन इनको एक ग्रैटिट्यूड के लिए मैं एक शेयर करूंगी पोस्ट को, मैंने सेव भी करके रखा था। पर चूंकि 23 नवंबर को लंच मेरे यहाँ था पत्री सर का, तो हम तो वैसे ही प्रेम के दीवाने, हम तो पत्री सर में भूल ही गए। और मुझे 24th की नाइट को याद आया कि मुझे कृष्णानंद जी का फोटो मैंने सेव करके रखा है, मुझे शेयर करना था। पर एनीवे मैं भी नहीं याद कर पाई थी उनको उस दिन। तो ऐसे ऋषि मुनियों के और ऐसे जो मास्टर्स हैं, इनके बारे में हम लोगों को जानना चाहिए। अभी पूरी जगह पैलेडियन मास्टर, सीरियस मास्टर, जुपिटर, पता नहीं कौन कौन से मास्टर्स लोगों के चैनल मैसेजेस नहीं सुन रहे हैं आप लोग। तो मुझे लगा कि मेरा छोटा सा एक फर्ज बनता है कि मैं आपको अपने भारत के जो सप्तऋषि हैं, जिन्होंने शंबाला मास्टर्स हैं, जिन्होंने प्रिंसिपल्स बनाए हैं, उनके बारे में भी मैं आपको बताऊं। उनके भी मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो चाहे वो सीरियस के हों, पैलेडियंस के हों, सभी के जरूरी है। क्योंकि हाई एनर्जीज आ रही हैं, सभी की एनर्जी आ रही है, तो उनके साथ साथ हमको भी यहाँ पे इनके मैसेजेस को लेना चाहिए। तो ये कृष्णानंद जी की बुक्स आप पढ़ सकते हैं, इनके कन्वर्सेशन आप जरूर सुनिएगा, क्योंकि कई क्वेश्चन आंसर्स मुझे ऐसे मिले जो मैं भी नहीं जानती थी। हम लोग कई बार पूछते हैं ना मेडिटेशन के बाद कि मैडम ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। बहुत छोटे छोटे आंसर्स के साथ उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं। मुझे खेमजी याद दिलाएंगे तो मैं 2-3 दिन में धीरे धीरे सबको शेयर करूंगी। सिंपल इंग्लिश में है, बिल्कुल आप समझ सकते हैं, बहुत अच्छा है। तो
हमारे जो प्राचीन ऋषि थे उन्होंने कई सालों तक के ध्यान में बैठकर ऐसे सिद्धांतों को खोजा जिससे हम जल्दी से जल्दी अपने परफेक्शन तक पहुंच सकें, अपनी डिविनिटी को पा सकें। और अमरा जी ने ये सिद्धांत हम लोग को शेयर किए और इनको कहते हैं शंबाला प्रिंसिपल्स। तो शंबाला है कहाँ? अभी तक के मैंने आप लोगों को नहीं बताया है। शंबाला कहा जाता है कि गोबी डेजर्ट में एक शहर है, गोबी डेजर्ट, GOBI। आप गोभी मत समझ लीजिएगा, है ना। गोबी डेजर्ट में एक शहर है। इसको मूल रूप से नाम दिया था मार्कंडे महर्षि ने। मार्कंडे महर्षि ने। ये चिरंजीवी महर्षि हैं, कई लोगों ने नाम भी सुना होगा इनका। तो बहुत हजारों साल पहले जब पृथ्वी पूरी तरीके से पानी में डूब गई थी, कहीं पे कोई एक जमीन का मात्र भी नहीं दिखाई दे रहा था, तब इन महर्षि मार्कंडेय जी को एक विजन आया कि एक पत्ती है, एक पत्ता है, उसमें एक छोटा सा बालक सांवले रंग का तैर रहा है, उस पत्ती के ऊपर बैठा हुआ। सांवले रंग को हम कहते हैं ना, वो श्याम या कहते हैं ना। तो वो बालक था छोटा सा और पत्ती के ऊपर तैर रहा था, और उनको इंट्यूशन हो गया कि ये बच्चा जहां पर ये पत्ती है वहां पर एक जमीन बनेगी। पृथ्वी में से जब पानी उतरेगा तो वहां पर जो जमीन आएगी वो हाई एनर्जी की रहेगी। और ऐसा ही हुआ, जब पानी उतरा पृथ्वी पर से तो उस जगह पे जो द्वीप दिखाई दिया उसको मार्कंडेय महर्षि ने नाम दिया श्याम बाला। शंबाला नहीं, श्याम बाला उन्होंने नाम दिया। और क्योंकि वो सांवले रंग का बच्चा था इसलिए उन्होंने श्याम बाला बोला। पर वो बाला मीन्स बच्चा और श्याम सावला, मतलब डार्क सावला कलर। बच्चा। हाँ, पर वो धीरे धीरे ज्योग्राफिकल चेंजेस होते होते उसके नाम भी बदल गए, उसको सब लोग शंबाला बोलने लग गए। तो ये इसका लोकेशन तो बिल्कुल, अभी अगर कोई बोलेगा कि इसको लोकेट करके दिखाओ तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि ज्योग्राफिकल चेंजेस बहुत हो गए हैं। पर इतना जरूर है कि जो महान मास्टर्स हैं, स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं, वो शंबाला में फिजिकली भी जाते हैं, उनको उसका रास्ता मालूम है, और एस्ट्रली भी जाते हैं। तभी मैं कह रही हूं ना कि काफी लोग रेगिस्तान और पहाड़ों में शंबाला को ढूंढने की कोशिश करते हैं, पर वो हाई वाइब्रेशन वाली जगह मानव की पहुंच से बहुत दूर है। सिर्फ हाईली स्पिरिचुअल इवॉल्व लोग ही फिजिकली जा सकते हैं, और हो सकता है हमारे ग्रुप में से कोई एक एस्ट्रली वहां जाता भी हो। हाँ प्रिया जी, क्या कह सकते हैं, हम जाते भी हो। नहीं, हमें तो क्योंकि देखिए वहां से लोग जाके नॉलेज को लाके यहाँ पे शेयर करते हैं। कॉन्शियसली वो नहीं जानते कि वो कहाँ से नॉलेज ला रहे हैं, पर एस्ट्रली ट्रैवल करके वहां जाते हैं और वो नॉलेज को उन लोग के साथ शेयर करते हैं जो तैयार होते हैं। ये एक स्पिरिचुअल लॉ है। मैं इसकी जब बुक शेयर करूंगी तब आप करिएगा। मैंने इतना वास्ट है कि मैंने खुद नोट्स बना के आप लोग को पढ़ के बता रही हूँ, तो आई एम सॉरी। तो ये दुनिया हमारी शंबाला से अलग थलग है, पर शंबाला हमारी दुनिया से अलग नहीं है। आप समझ रहे होंगे बात को, है ना। शंबाला में रहने वाले मास्टर्स, हमारे सप्तऋषि मंडल, पूरे टाइम उनके ऊपर जिम्मेदारी है, उनके ऊपर चिंता है कि हमारे पृथ्वी का, लोगों का विकास हो। तो जब भी कोई लीडर्स लोग वार वगैरह के लिए आगे बढ़ते हैं, जैसे जमाखोरी या और युद्ध वगैरह की तरफ बढ़ता है देश, तो ये लोग आके एस्ट्रली उनको समझाते हैं। और कभी कभी तो कहा जाता है कि शंबाला मास्टर फिजिकल रूप में भी आके उन लीडर्स लोगों को वार्न करते हैं, उनको सलाह देते हैं कि आप ऐसा मत करिए। हो सकता है ट्रम्प को भी दिए हों या किसी और को भी दिए हों, पर नेता लोग कहाँ सुनते हैं। अगर कोई नहीं सुन रहा है उनकी बातें, तो शंबाला मास्टर्स कभी भी थोपते नहीं हैं। वो टाइम के नियमों से बंधे हैं, वो वेट करते हैं। 2012 में जब सभी लोग कह रहे थे कि प्रलय होगा, इस दुनिया का अंत होगा, तब भी कृष्णानंद जी का इंटरव्यू मैंने सुना था। उन्होंने कहा था कि प्रलय नहीं होगा, यहाँ पर प्रलय का अर्थ है
इनकी लैंग्वेज में प्रलय का अर्थ है टोटली चेंज, एक लीप आएगा, एक छलांग आएगी, लोग, पेड़ पौधे जानवर सभी इवॉल्व होंगे, सभी लोग छलांग लेंगे। पर क्या होता है कि पेड़ पौधे जानवर रेजिस्ट नहीं करते हैं, है ना, हम इंसान लोग हर चीज का प्रतिरोध करते हैं, रेजिस्ट करते हैं, पर ये प्रलय एक कॉन्शियसनेस छलांग है। तो उन्होंने कहा कि शंबाला मास्टर सिर्फ सलाह देते हैं, किसी को भी फोर्स नहीं करते हैं। और जब भी ये जो नया युग आ रहा है, जैसे अभी हम सब कह रहे हैं कि 5th डायमेंशन की तरफ पृथ्वी जा रही है, तब उनके ऊपर शंबाला मास्टर, सप्तऋषि मंडल, इन सभी के ऊपर जिम्मेदारी हो जाती है कि वो नेगेटिव फोर्सेस को इनएक्टिव करें और यहाँ पर न्यू एज लाने में हम सबकी मदद करें। आप खुद देख लीजिए कि कितने जल्दी इस 1-1.5 साल में लोग मेडिटेशन से लोग जुड़ते जा रहे हैं। तो उनमें कहीं ना कहीं हमारे इन शंबाला मास्टर्स लोगों का भी हाथ है। कोरोना आया, जो भी आया, जैसे भी हुआ, उनका बहुत सपोर्ट है हम सभी को। हम कॉन्शियसली नहीं जान पाते कि हमको कितना हेल्प करते हैं। और जो डिवाइन पर्सनालिटीज हैं जिन्होंने अवतार बनकर यहाँ पर जन्म लिया है, या ऐसे साइक्लिक चेंजेस जो 2012 में मैंने कहा लीप ईयर हुआ, एकदम कॉन्शियसनेस छलांग मारा, जो भी ऐसे मास्टर्स लोगों ने उस समय हेल्प की थी, वो अभी भी शंबाला में रहते हैं और टाइम टाइम पे वो पृथ्वी पे जन्म भी लेते हैं और आके भी सिखाते हैं। तो शंबाला को सिटी ऑफ लाइट कहा गया है। पहले भी मैंने कहा कि वो मटेरियलिस्टिक और स्पिरिचुअली हमसे बहुत हाई इवॉल्व हैं, सन से डायरेक्ट एनर्जी लेते हैं। वहां के लोग सुपरमैन और सुपर वुमेन की तरह हैं, लंबे हैं, सुंदर हैं और हाई इवॉल्व हैं। और एकदम राइट टाइम पे वो आके हम लोगों की हेल्प करते हैं। लाइट वर्कर्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। लाइट वर्कर्स लोगों के ऊपर आप लोग जानते होंगे कि वो लाइट चैनलिंग मेडिटेशन को ही प्रेफर करते हैं। वो अनापानसती के साथ साथ लाइट चैनलिंग भी करते हैं। तो उनका एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो शंबाला से जुड़ा हुआ है। और उनकी गाइडेंस, उनके निर्देश का क्या कहते हैं, उसकी निर्देशों का ये लोग पालन करते हैं, बताते रहते हैं कि अब ऐसा ऐसा होने वाला है। तो शंबाला कोई एक साधारण शहर नहीं है, ये नॉलेज और एनर्जी का रिजर्वायर है, हाई एनर्जी, हाई नॉलेज। और जब हम योग्य हो जाएंगे तभी हम उस शंबाला में एंटर कर सकेंगे। शंबाला हमारे लिए लाइट है और एक होप है, हमारी एक आशा है कि हम कभी ना कभी उसमें एंटर कर पाएंगे और एक दिन पृथ्वी जरूर शंबाला के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। तो शंबाला मास्टर्स, सप्तऋषि मंडल और कई अवतार्स, बहुत सारे दूसरे ऋषि और हाई इवॉल्व पर्सनालिटीज का मिला जुला रूप है। उन्होंने डीप मेडिटेशन कई सालों तक के करने के बाद कुछ उन्होंने प्रिंसिपल्स को खोजा। उन प्रिंसिपल्स को खोजने के बाद उन्होंने अपने ऊपर प्रैक्टिस किया, और जब प्रैक्टिस कर लिया और उनको लगा कि हाँ, इससे हम अपनी डिविनिटी को बहुत जल्दी पा सकते हैं, तो फिर उन्होंने इसको साझा किया शंबाला के लोगों का। वो एक शहर है, पर जब उन्होंने साझा किया वहां के लोगों को, तो वो भी हाईली स्पिरिचुअली इवॉल्व हो गए। तो उन्होंने 7 प्रिंसिपल्स दिए। 7 प्रिंसिपल्स की मैं शेयर कर देती हूँ स्क्रीन। कहा जाता है कि इसके 1 या 2 प्रिंसिपल भी अगर लोगों ने फॉलो कर लिए, तो चाहे वो मेडिटेशन नहीं भी करे, तब भी बहुत जल्दी अपने गॉडहुड को, अपने दिव्यता को प्राप्त कर सकता है। इसको बड़ा करूं? अभी से ही चालू हो गया है, 1 मिनट में। कोई ड्राइंग्स कर रहा है तो यहाँ पर 7 प्रिंसिपल दिए हैं हमारे प्राचीन ऋषियों ने, जो शंबाला में रहते हैं। सिटी ऑफ लाइट है अर्थ पर, ये पृथ्वी पर है, वो भी डेजर्ट में। वो
शांति में और पूर्णता में जीते हैं। जैसे मैंने कहा कि वहां पे एज मैटर नहीं करती। तो उन्होंने जो पहला प्रिंसिपल दिया, अलग अलग ऋषियों ने अलग अलग प्रिंसिपल दिए हैं। उन्होंने पहला प्रिंसिपल दिया विश्वामित्र महर्षि ने। ये प्रिंसिपल है अपने अंदर के आनंद को फैलाना। उन्होंने कहा कि आनंद एक को हम लोग सिर्फ परमानंद स्टेट है, एक ब्लिसफुल स्टेट है, हम ऐसा सोचते हैं। वो ब्लिसफुल स्टेट है, पर हम आत्मा के रूप में हमेशा उसको कैरी करते हैं। कहाँ कैरी करते हैं? हम अपने आनंदमय कोश में कैरी करते हैं। तो हमको क्या करना है कि अपने इस दिव्य ऊर्जा को बाहर निकालना है। अपनी कॉजल बॉडी, जिसको आध्यात्मिक शरीर भी कहते हैं या आनंदमय कोश भी कहते हैं, उसमें से हमको पहले निकालना है इस लाइट को। गोल्डन लाइट है ये। गोल्डन लाइट को निकालना है पहले अपने कॉजल बॉडी से मेंटल बॉडी, मेंटल बॉडी से एस्ट्रल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी से फिजिकल बॉडी। यहाँ पर कहीं पे भी एथरिक बॉडी का जिक्र नहीं है। तो जैसा उन्होंने कहा था वैसा ही मैंने मेडिटेशन में भी कहा कि अपने अंदर की इस एनर्जी को आपको पहले अपने फिजिकल बॉडी तक के लेके आना है, अपनी आत्मा से लेकर, कॉजल बॉडी से लेकर अपने शरीर तक, और इस शरीर से बाहर स्प्रेड करना है। पहले कमरे को, फिर घर को, फिर पूरे सिटी को, फिर पूरे दुनिया को, पूरे पृथ्वी को कवर कर देना है गोल्डन लाइट से। और ये लगता है कि इससे क्या हो जाएगा, स्प्रेड फैलाने से क्या हो जाएगा? तो इससे आपको हेल्थ बहुत अच्छी मिलेगी, शांति बहुत अच्छी से मिलेगी, आपकी वाइब्रेशन बहुत बढ़ेगी। और जहां जहां आप ये लाइट एनर्जी को भेज रहे हैं, वहां पे जितने भी लोग आपसे जुड़ रहे हैं या जहां पे भी आप जा रहे हैं, लोग और स्थान, वहां पे आपकी हार्मनी हो जाएगी। कोई भी आपका दुश्मन नहीं रहेगा। और इसको कहीं पे भी कर सकते हैं। जब आप ट्रैवल कर रहे हो, तब मेडिटेशन के समय में बिस्तर पे लेटे हुए कभी भी आपको करना है, और जितनी देर आप चाहे उतना कर सकते हैं। पर हमेशा इस एनर्जी को एक स्माइल के साथ आपको स्प्रेड करना है। और इसको करने से आप हमारी अपनी लाइफ में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होएगा। हम बहुत ही पीस को वाइब्रेट करेंगे। और है बहुत सिंपल टेक्निक। अपने ऊपर एक ग्लोब को, गोल्डन ग्लोब को आप इमेजिन करिए। वहां से आपकी एनर्जी आ रही है, गोल्डन लाइट। और उस गोल्डन लाइट को अपने सारी बॉडीज में, जो 5 बॉडीज अपन की है, उसमें एथरिक को छोड़ के बाकी सब में इमेजिन करते हुए फिजिकल बॉडी तक लाना है। उसको दिल से महसूस करना है, अपने हार्ट से महसूस करना है उसकी दिव्यता को, और फिर पूरी जगह स्प्रेड कर देना है। ये पहला प्रिंसिपल है। इसको आप कभी भी कर सकते हैं। ये 7 प्रिंसिपल्स अलग अलग हैं। हर एक प्रिंसिपल्स अलग अलग तरीके से करना है। आज तो मैं थोड़ा सा कराई, पहला और दूसरा मिला के, तो शायद आप लोग को कंफ्यूजन होगा। पर ये वाला पहला प्रिंसिपल है कि गोल्डन लाइट को लेके, इसके यूट्यूब में आपको काफी वीडियोस भी दिख जाएंगे, आप देख सकते हैं, 5-5 मिनट के वीडियोस हैं। तो ये सबको हमको फैलाना है, और ये महर्षि विश्वामित्र ने हमें इनको दिया था। दूसरा सिद्धांत है एक्सपीरियंस एंड स्प्रेड लव। इनको महर्षि कर्ण ने दिया था। प्रेम आत्मा का सर्वोत्तम वाइब्रेशन होता है। हम प्रेम एनर्जी से ही बने हुए हैं। तो हमको ऐसे अजीब लगता है ना कि हम प्रेम को बाहर लाएं, इसको फैलाएं, इससे क्या हो जाएगा? लेकिन ये कहते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। अगर आपकी हैबिट बन गई ये लव की एनर्जी को भी स्प्रेड करने की, तो आप देखेंगे कि आपके आसपास के लोग आपसे ज्यादा प्रेमपूर्ण रहेंगे, और आप भी किसी के लिए कुछ गलत नहीं सोच पाएंगे। इस समय हमको ये, जैसे पहले वाला तो हमने गोल्डन लाइट को किया था, ये प्रिंसिपल में उन्होंने कहा है कि अपने आत्मा के
प्रकाश को, जो हमारी कॉर्जल बॉडी का जो प्रकाश है वो सफेद के रूप में, सफेद लाइट के रूप में इमेजिन करना है। उस सफेद लाइट को अपनी कॉर्जल बॉडी से मेंटल, मेंटल टू एस्ट्रल, एस्ट्रल टू फिजिकल, नॉट एथरिक, फिजिकल बॉडी तक के लेके आना है। और सेम जैसे हमने पहले वाले प्रिंसिपल में सब जगह फैलाया था, इस वाइट एनर्जी को अपने घर, अपने कमरे, अपने घर, अपने सिटी, पूरे ग्लोब में फैलाना है। गुरुजी कृष्णानंद ने बहुत सारे स्कूल्स में इसको कराया है और बहुत बेनिफिट्स मिला। उन्होंने कहा कि बड़े लोगों को जब हम कहते हैं कि आप एक्सपीरियंस करिए और ये लाइट चैनलिंग करिए, तो बड़े लोग विजुलाइज करने में कतराते हैं और नहीं कर पाते हैं और विश्वास भी नहीं करते हैं। पर बच्चे बहुत भोले और बहुत ही सहज रहते हैं, तो उन लोगों को बहुत फायदा हुआ, उनकी पढ़ाई में बहुत फायदा हुआ, उनकी हेल्थ बहुत अच्छी हो गई, हर चीज में उनको फायदा हुआ। तो ये जो प्रेम की एनर्जी है, ये हमको फैलाना है, जिससे आसपास के लोग भी हमको प्रेम दे सके। और हमारे प्रेम बांटने से ऐसा नहीं कि आपकी कोई प्रेम की कमी हो जाएगी या आपकी एनर्जी कम हो जाएगी, आपकी वाइब्रेशन बढ़ते जाएगी। जितने आप हाई वाइब्रेट करते जाएंगे, उतने संभाला के योग्य बनते जाएंगे। तो अपनी वाइब्रेशन को हाई हम ऐसे ही कर सकते हैं। और उन्होंने कहा महर्षि कर्ण ने कि आप इसको सिर्फ विजुलाइज करके मेडिटेशन के दौरान स्प्रेड ही मत करिए, पर इसके दूसरे एस्पेक्ट को का भी अभ्यास करिए। जैसे हम सभी कहते हैं कि सभी को प्यार करिए, किसी से भी नफरत मत करिए, किसी को भी जज मत करिए, सबको रिस्पेक्ट करिए। और यदि आप किसी भी व्यक्ति से बात करते हैं, तो आप थॉट्स और इमोशन के स्तर पे उससे बात मत करिए। जब भी आप रिलेट करते हैं, किसी से रिलेट कर रहे हैं, तो आप एक सोल लेवल पे रिलेट करिए। ये बात बहुत डिफिकल्ट तो है, क्योंकि अगर मान लीजिए मेरी बेटी मुझसे बात करेगी, तो मैं पूरे टाइम याद नहीं कर सकती कि वो एक सोल है। पर अगर हम ये प्रैक्टिस करते जाएं, सोल लेवल पे हम जब बात करेंगे, तो हमारे लाइफ में बहुत परिवर्तन आएगा। और यहाँ तक कि इससे कहा है कि इस स्प्रेड करने से, अपनी आपकी लव की एनर्जी को स्प्रेड करने से, आप देखेंगे कि आपके घर की वस्तुएं, जैसे हम कहते हैं ना, गैजेट्स, प्लांट्स, एनिमल्स, सभी लोग आपको लव एनर्जी भेजेंगे। इवन नॉन लिविंग थिंग्स भी आपको एनर्जी लव की वापस भेजेंगे। ये इतना अच्छा है, इससे आप बहुत शांत रह सकते हैं और आपकी हेल्थ बहुत अच्छी हो सकती है। तीसरा सिद्धांत है एक्सपीरियंस द वननेस लाइफ इन एवरीवन इन एवरीथिंग। ये अगस्त महर्षि ने इस प्रिंसिपल को दिया था कि हर चीज में हमको डिवाइन वननेस को अनुभव करना है। हम पूरी सृष्टि में सभी लोग, सभी गैलेक्सी, प्लैनेट्स, प्लांट्स, हर चीज चेतना के ही अंश हैं। और इसको इंटेलेक्चुअल लेवल पे समझना तो बहुत आसान है कि ठीक है, मैं भी चेतना हूँ, ये मेरा बेड भी चेतना है, ये कुर्सी भी चेतना है, ये इंसान भी चेतना है, ठीक है। पर इसको अनुभव करना पूरे टाइम, उसके अनुसार चलना बहुत डिफिकल्ट है। तो उन्होंने कहा कि इसको करने के लिए आपको अपनी आंखें बंद करनी चाहिए। उसके लिए भी उन्होंने एक टेक्निक दिया है कि अपनी आंखें बंद कर लीजिए, अपने आप को एक वाइट लाइट के रूप में आप इमेजिन करिए, और कुछ मिनट तक अपने आप को वाइट एनर्जी के रूप में कल्पना करने के बाद कुछ मिनटों के लिए कोई भी व्यक्ति को, हो सकता है शायद आपको उससे ग्रज हो या कुछ और हो, उसको भी एक, मैं अपने मन से कह रही हूँ, ग्रज वगैरह वहां नहीं लिखा है, कोई भी जिसको आप पसंद नहीं करते हो या वो आपको पसंद नहीं करता हो, आप उसको भी वाइट एनर्जी के रूप में इमेजिन करिए। अपने को तो कर ही रहे हैं वाइट एनर्जी, उसको भी जब वाइट एनर्जी के रूप में कल्पना करिए, और दोनों को एक ही एनर्जी के रूप में करिए। तो इससे आपका प्रेम, सौदार्य, क्या सौदार्य कुछ कहते हैं ना, हार्मनी आपकी बढ़ जाएगी। और ये ऐसा आप 30 मिनट तक या इससे भी ज्यादा कर सकते हैं। पहले एक व्यक्ति से शुरू करिए जिससे आपको प्रॉब्लम है, फिर उसके बाद पूरे सृष्टि के प्लांट्स और एनिमल से भी करिए। और जितना ज्यादा आप इसको करेंगे,
तो उन्होंने कहा है कि निर्विकल्प समाधि का अनुभव होता है। हमको करना चाहिए भाई, बहुत जल्दी समाधि मिल जाएगी। और ये इससे सिंपलेस्ट तरीका कोई भी नहीं है। पर अगस्त महर्षि ने एक सिद्धांत के साथ एक निर्देश दिया है, जो आप लोग सुनिएगा, कि आप वननेस की तो कल्पना कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं कि हर चीज हमारी चेतना का ही अंश है, पर अपने आप को साफ सुथरा सुंदर बना के रखना चाहिए। अपने आसपास की हर चीज को खूबसूरत बनाकर रखना चाहिए। अपने इमोशन, अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखिए, अपने आसपास की सफाई रखें और दुनिया को पॉजिटिव वाइब्रेशन से भरें। इसके हमको जैसे निर्विकल्प समाधि मैंने कहा इससे मिलती है, इसके साथ ही आपकी लाइफ में भी बहुत चेंजेस होंगे। आप पढ़ सकते हैं, आपकी कॉन्शियसनेस एक्सपैंड होती है, आपकी पावर्स बढ़ जाते हैं, आपका नॉलेज बढ़ जाता है। ये तीसरा प्रिंसिपल है। चौथा है, carry on the daily activities first in mind, then verbalize in it in soft whispers and then actualize them in deeds. चौथा सिद्धांत मार्कंडे महर्षि ने दिया था कि हमको जो भी अपने एक्टिविटी करनी है या कोई भी हमको काम करना है, उसको पहले हम अपने मन में करें और फिर हम उसको शरीर के रूप में काम करें। उन्होंने कहा है कि विचार एक शक्ति है, एक ऊर्जा का, एनर्जी का एक छोटा सा फील्ड है। जब भी हम कुछ करने की ठान लेते हैं तो उसका विचार एक शक्ति के रूप में बन जाता है, और जब हम बार बार उस विचार को सोचते हैं तो वो विचार बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी का रूप ले लेता है। और जब हम उसको अपने कागज पर लिख लेते हैं और अपने कागज पर लिख लेते हैं तो ये और भी ज्यादा एक्टिव हो जाता है। हमको शुरू जैसे सुबह हो तो हमको सबसे पहले ध्यान करना चाहिए, फिर उसके बाद हम कौन कौन से उस दिन काम करना चाहते हैं उसको एक कॉपी पेन में लिख देना चाहिए। मन में हमने सोचा, फिर हमने उसको लिखा, और इससे क्या होगा, हमारे जो काम करने के जो हमारे रहते हैं ना गोल्स या लक्ष्य, उनको हम स्पष्टता के साथ एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और आखिरी में जब हम रात को सोएं तब हम सोचें कि आज मैंने ये काम करने की सोची थी तो वो मैंने किया है कि नहीं किया है। ये हमको सिर्फ स्पिरिचुअल काम में के लिए ही नहीं कहा है। उन्होंने कहा है कि अगर आपकी मटेरियलिस्टिक लाइफ में भी कुछ काम करने हैं आपको, तो आपको डेली मेडिटेशन करके अपने कामों को पहले सोचना है दिमाग में, फिर उसको अपने में फुसफुसा के बोलना है। और लगेगा कि फुसफुसाना बहुत बचकाना है, पर फिर भी आपको बोलना है। सिर्फ ये सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने का ही, रीप्रोग्राम करने का ही तरीका है। अगर आज की भाषा में बोले तो उसको विस्पर करना है, फुसफुसाना है, और उसको पेपर में लिख के हमको रात को देखना है कि हमने वो किया कि नहीं किया। इससे क्या होगा कि हमारा विल पावर बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। मैं सोच रही हूँ कि इस प्रिंसिपल को मैं कल से ही शुरू कर दूं, क्योंकि मैं सुबह तो बहुत सारी चीजें सोचती हूँ, मैं आज ये करूंगी वो करूंगी, रात होते होते 1/3 ही काम हो पाता है, 2/3 काम तो हो ही नहीं पाता। तो उन्होंने कहा है कि आपके विल पावर भी स्ट्रांग होगी और आपके काम भी पूर्ण होते जाएंगे, क्योंकि जब हम मन में ही सोच रहे हैं, फिर बोल भी रहे हैं, फिर लिख भी रहे हैं, तो वो काम होगा ही। तो कल से तो मैं करने वाली हूँ। आप लोगों में से भी जो जो करना चाहे तो कर लेना है आप लोगों को। और इसमें इन्होंने एक निर्देश दिया है, मार्कंडे महर्षि ने, जो भी मूर्ति पूजा करता है और जो मंदिर में जाते हैं उनके लिए इंस्ट्रक्शन है कि हम जैसे मान लीजिए आप कृष्ण की मूर्ति को देखने, कृष्ण के मंदिर में गए, आपने कृष्ण की मूर्ति को देखा और वापस आ गए, तो ऐसा नहीं करना है। उन्होंने कहा है कि आप पहले जाइए, आप जिस भी अपने इष्ट को देखना चाहते हैं भरपूर आनंद के साथ उसको देखिए। बहुत प्रेम पूर्ण से जब आप उसको आनंद के साथ देखेंगे, उसके बाद उनके चरणों की तरफ देखिए, मतलब उनके पैरों की तरफ देखिए। उन इष्ट के पैरों की तरफ देखने के बाद उनके चेहरे को मत देखिए।
होगा कुछ लॉजिक। कहा जाता है उनका ये लॉजिक था कि जब हम मूर्ति को देखते हैं, ईष्ट को देखते हैं, तो हम उनसे एनर्जी लेते हैं, और जब हम पैरों को देखते हैं तब भी हम उनसे एनर्जी लेते हैं। फिर उनके पैरों को देख के जब हम उनके चेहरे को देखते हैं, पूरे उनके फेस को देखते हैं, तो हम उस एनर्जी को वापस थ्रो कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। पहले आप आनंद पूर्वक देखिए, फिर उनके चरणों की तरफ देखिए, और उसके बाद तुरंत बाहर आ जाइए। तो आपकी एनर्जी जो आपने उस अपनी मूर्ति से, अपने इष्ट से ली थी, वो वापस थ्रो नहीं होगी। मुझे तो ये सिद्धांत पहले मालूम होता, मैं तो हनुमान मंदिर जाती थी, उनकी पैरों की तरफ देख के, आखिरी में उनके चेहरे को देख के वापस आ जाती थी। तो ये उन्होंने निर्देश दिए, मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ। तो ऐसा उन्होंने फोर्थ वाला प्रिंसिपल दिया है। पांचवा प्रिंसिपल है ऑब्जर्व द लॉ ऑफ सीक्रेसी बिफोर अचीविंग एनी गोल बाय मिनिमाइजिंग टॉक्स अबाउट इट। ये वाला मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये मैंने बहुत बार देखा है कि मैं फेल हो गई हूँ इस चीजों में। तो मैं आपको क्लियर कर रही हूँ। ये पांचवा सिद्धांत महर्षि वशिष्ठ जी ने दिया है। उन्होंने कहा है कि जब तक कि हमारा लक्ष्य पूरा न हो, तब तक के हमको अपनी लक्ष्य की गोपनीयता को बनाए रखना चाहिए। चाहे वो लक्ष्य आपका मटेरियलिस्टिक लाइफ का हो, चाहे स्पिरिचुअल लाइफ का हो, हमको उसको छुपाना नहीं है, पर उसकी गोपनीयता बनाए के रखना है। मतलब सीक्रेट रखना है जितना हो सके, हाइड नहीं करना है, सीक्रेट। मतलब बेवजह उसके बारे में सब लोगों को बताना नहीं है, क्योंकि बार बार जब हम अपने लक्ष्यों के बारे में बोलते हैं, तो जो उसका एनर्जी फील्ड है वो डिस्टर्ब हो जाता है और कमजोर हो जाता है, और फिर हमको अपना लक्ष्य हासिल करना मुश्किल हो जाता है। हम असफल भी हो सकते हैं। ये जो नियम है, ये जो कानून है, अज्ञात है, और गोपनीयता का कानून है ये, और ये बहुत गोपनीयता पवित्र मानी जाती है। तो हमको एडवर्टाइज नहीं करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, क्योंकि मैंने जिसको एडवर्टाइज किया है वो लक्ष्य कभी पूरे ही नहीं होते हैं। सेम यही चीज टॉरकॉम भी कहते हैं। टॉरकॉम सदैन में कहा है कि अगर आपने कोई स्पिरिचुअल गोल निर्धारित कर लिए, कि जैसे मान लीजिए मैं ये काम जैसे रोड पिरामिड्स बनाऊंगी, मैंने बहुत बार बोल दिया है, बनी नहीं रहा अभी तक के, क्योंकि जितने बार आप लोगों को, जितने लोग उसको सुनते हैं, उनके कारण, उनकी नेगेटिविटी या पता नहीं जो भी है, नेगेटिव फोर्स है, जो भी है, उनके कारण वो हमारा जो लक्ष्य है वो कमजोर होता है, उनकी एनर्जी डिस्टर्ब होती है। तो टॉरकॉम भी कहता है कि अगर आपने कोई स्पिरिचुअल गोल निर्धारित कर लिया तो चुप रहिए, बस आप करके दिखाइए, बोलिए मत। तो ये महर्षि वशिष्ठ जी ने भी कहा कि ये कोई टेक्निक नहीं है, आपको ये पालन करना है कि आपके जीवन के कोई भी काम हो, चाहे भौतिक शरीर का, भौतिक जीवन का हो, चाहे आध्यात्मिक जीवन का हो, आपको इसको अपनाना है। ज्यादा बात करने से कमजोर हो जाएगा, और पर्वत शोर नहीं करते, कमजोर लोग शोर करते हैं। तो इसको डेली टू डेली अपनी लाइफ में इसको प्रैक्टिस करनी चाहिए। उन्होंने तो ये भी कहा है कि आप अपने एक कमरे का एक कोना ऐसा निर्धारित कर लीजिए जहां पे सिर्फ आप एकांत मनन चिंतन कर सकें, और अपने सीक्रेट लक्ष्य आप निर्धारित कर सकें। क्योंकि इसको अभ्यास करेंगे, अगर ये फिफ्थ प्रिंसिपल को हम अभ्यास करेंगे, तो हम ऊर्जा को अनावश्यक रूप से बर्बाद नहीं करते हैं, और हमारी स्ट्रेंथ बढ़ती है। हमारे जो लक्ष्य को पूरा करने की है वो स्ट्रेंथ बढ़ती है। हम मौन और एकांत में इसको हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं और अनुभव कर सकते हैं। तो ये एक्सपीरियंस वाला जो ये प्रिंसिपल है, ये मैंने बहुत बार देखा है कि जब भी हम बहुत लोगों को कोई चीज बता देते हैं कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, वो नहीं होता है। जब मैं कल रात को बैठ के नोट्स बना रही थी, तब मैंने सोचा कि मुझे इन्होंने, अमरा जी ने कहा भी है कि इसके सिर्फ 2-3 प्रिंसिपल भी आप फॉलो करेंगे तो बहुत आपको फायदा होएगा। तो ये मैं आपसे करूंगी, पर क्या करें, हमको बुलवाया जाता है कि बोलिए आपका फ्यूचर प्रोजेक्ट क्या है, तो हमें बोलना पड़ता है। कल ही रिकॉर्डिंग में मुझे फ्यूचर प्रोजेक्ट बोला तो मुझे बोलना पड़ा, पर अब लगता है कि नहीं बोलना चाहिए। तो ये फिफ्थ प्रिंसिपल है। छठवां प्रिंसिपल बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, ये पुलत्स्य महर्षि द्वारा दिया गया है।
मेडिटेशन के ऊपर है कि हमें मेडिटेशन करना चाहिए, शरीर, मन और बुद्धि की शक्तियों को एकजुट करना चाहिए। अभी प्रेजेंट में हम लोग यूनिफाइड नहीं हैं। अगर हमारा शरीर सोचता है कि हम आराम करें, तो मन सोचेगा चलो व्हाट्सएप में थोड़ा चैट कर लेते हैं। फिर हमारा इंटेलेक्ट, बुद्धि बोलेगी चलो थोड़ी सी स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ लेते हैं, स्वाध्याय भी बहुत दिनों से नहीं करे हैं। अलग अलग तरीके से होता है, ये मेरे साथ भी कई बार होता है। मैं नोट्स बनाने किसी चीज का बैठती हूँ तो मेरा मन कुछ और करेगा, फिर मैं कुछ और करने लग जाऊंगी, वो नोट्स वहीं रह जाएंगे। मतलब बहुत सी चीजों में हम यूनिफाइड नहीं हो पाते हैं। उसका कारण यही है कि कहीं ना कहीं मेडिटेशन कम हो रहा है। मेडिटेशन आप करते जाइए, तभी आपका पूरा फोकस आप एक ही चीज में लगा पाएंगे। उन्होंने कहा है कि जब आपका माइंड, बॉडी और इंटेलेक्ट अलग अलग काम करते हैं, महर्षि पुलस ने कहा है कि तब नेगेटिव फोर्सेस हमको और हमारी डिविनिटी और स्पिरिचुअल पाथ से दूर ले जाने के लिए नेगेटिव फोर्सेस काम करती हैं। ये पढ़ के मैं भी शॉक्ड हो गई थी, क्योंकि वो पूरे टाइम तैयार रहती हैं कि हमारा माइंड को डिस्ट्रैक्ट करें। तो उन्होंने कहा है कि आप अभ्यास करिए, अपने आप को बिल्कुल एकजुट करके करिए कि मुझे ये काम करना है। जैसे पहला वाला है कि हमको क्या क्या करना है दिन भर में, वो सिद्धांत को हम पालन करें, तो हम तीनों चीजों को, बॉडी, माइंड एंड इंटेलेक्ट को, उस काम में हम फोर्स करें कि हमें ये करना ही है। तो इसके लिए हमें ध्यान करना चाहिए, और ध्यान जितना ज्यादा करते जाएंगे वो यूनिफाइड होते जाएंगे। छठे सिद्धांत के साथ उन्होंने एक निर्देश भी दिया है कि जब हम मेडिटेशन कर रहे हैं और हम सभी उस दिव्य चेतना के अंश हैं, तो हमको पूरे टाइम वननेस को एक्सपीरियंस करना है। जब हम वननेस की तरफ को एक्सपीरियंस करते हैं, तो जो नेगेटिव फोर्सेस हमको डिस्टर्ब करती है ना, उसके खिलाफ हम वो पावर इकट्ठी कर लेते हैं, हमारे पास शक्ति आ जाती है, और हम ज्यादा बुद्धिमान और पावरफुल और अपनी लाइफ को अच्छे से जी सकते हैं। तो मेडिटेशन सिक्स्थ प्रिंसिपल है। और सातवां प्रिंसिपल महर्षि पुलहा और क्रूतु ने दिया था। यहाँ पे हमको ड्रॉ योर ओन लाइन्स of contentment with the material requirements to pursue higher spiritual goals। उन्होंने कहा है कि अपने जीवन में हमको अपने संतोष की रेखाएं खींचना है। जब तक हम संतोष की रेखाएं नहीं खींचेंगे, तब तक के हम भौतिक चीजें, पैसे, धन, कार, गाड़ी, इन सब के पीछे, इकट्ठा करने के पीछे भागते रहेंगे। उन्होंने कहा है कि आपके कंफर्ट जोन को छोड़ने के लिए नहीं कह रहे हैं, आपके पैसे को छीनने के लिए हम नहीं कह रहे हैं, बस वो कह रहे हैं कि आसक्ति नहीं रहे। जब आपका धन और अपने भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति कम रहेगी, तब आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, और तभी आप रियल में स्पिरिचुअल अपनी जर्नी शुरू कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा है कि आप बिल्कुल कमाइए, अपने कंफर्ट जोन को भी रखिए, पर अपने स्पिरिचुअल गोल्स को प्राप्त करने के लिए अपने लाइफ में एक लाइन खींच लीजिए कि बस मुझे इससे ज्यादा लालच नहीं है। तो उन्होंने कहा है कि वैराग्य भौतिक सुख 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 सुविधाओं को नहीं फेंक रहा है, ये संतोष की रेखाएं खींच रहा है। तो इस तरीके से हम अपने आप को संतोष देके कि ठीक है, उसके पास फरारी है, मुझे फरारी की जरूरत नहीं, मैं अपने स्विफ्ट में खुश हूं, वहां तक के अपनी रेखाएं खींच लेंगे, तो हमारा भौतिक संसार में दौड़ कम हो जाएगी और हमारा पूरा ध्यान आध्यात्मिक खोज की तरफ हो जाएगा। तो ये 7 प्रिंसिपल्स थे, और इनसे आप समझ ही गए होंगे कि शंबाला कोई मिथक नहीं है, कोई मिथ नहीं है, एक वास्तविकता है। एक वास्तविकता है, पर एक अलग हाई वाइब्रेशन स्तर पर। जब हम अपने वाइब्रेशन को उस स्तर तक बढ़ा लेते हैं, तो हम भी प्रवेश कर सकते हैं। तब तक शंबाला हमारी प्रतीक्षा करते रहेगी। शंबाला हमारा भविष्य है, यह हमारी नियति है। बहुत ही प्यारी बुक है, इसको पढ़िएगा। और थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। पता नहीं आप लोग कितना इस चीज को ले पाए। एक बार में आप लोगों को शायद नहीं भी समझ में आए, मैं जब इसके पीडीएफ शेयर करूंगी तो आप लोगों को पूरा समझ में आ जाएगा। और यदि हो सके तो आप लोग मेडिटेशन के अलावा थोड़ा सा लाइट चैनलिंग मेडिटेशन भी अपने जीवन में अपनाइए। एक्चुअली मैंने कई बार ट्राई किया है, मैं
3-4 दिन कर भी लेती हूँ, पर 4th डे फिर मैं भूल जाती हूँ। पता नहीं मेरी सोल को क्या है, लाइट चैनलिंग नहीं कर पाती है। और इन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं है कि लाइट चैनलिंग कोई एक्सपर्ट आपको सिखा रहा है तो ही कर सकते हैं। हम लाइट बीइंग्स हैं। कई लोग कहते हैं कि नहीं, पहले आप लाइट मेडिटेशन करिए खूब, उसके बाद ही आप लोगों को सिखाइए। ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा है कि अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं तो आप तुरंत एनी डे आप शुरू कर सकते हैं। और अगर मेडिटेशन नहीं भी कर रहे हैं, मान लीजिए, तब भी वो 7 प्रिंसिपल्स, शंबाला के 7 प्रिंसिपल्स में से अगर 2-3 भी प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहा है तो वो काफी प्रोग्रेस करेगा। तो आप लोगों की मर्जी, मैं तो नहीं कर पाती हूँ। हाँ, अगर जब मुझे कुछ प्रॉब्लम होता है, मैं फ्रैंकली बोलूं, जब मुझे कोई फिजिकल प्रॉब्लम होता है, जैसे कभी बहुत पैरों में दर्द हुआ या कुछ इश्यूज हो गए, तब मैं लाइट चैनलिंग जरूर करती हूँ। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, इतनी पावरफुल होती है, इतनी पावरफुल होती है कि 2-3 दिन में ही आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। और फिजिकल प्रॉब्लम तो 1 दिन के अंदर ठीक हो जाता है। मतलब पैर में दर्द है, आप 1-2 बार लाइट चैनलिंग करिए, आपका ठीक हो जाएगा। इतनी पावरफुल है। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फ्रेंड्स। मैं आप लोगों को अनम्यूट करूं कि आप लोग खुद पूछेंगे मुझसे? पब्लिक रेज कर रहे हैं, सो मीना मैम को मैंने अनम्यूट के लिए डाला है। शी हैज रेज्ड द हैंड। हाँ, नमस्ते। मेरा नमस्ते। मैं सेशन तो मुझे बहुत अच्छा लगा, परंतु क्या है कि मैंने शंबाला जो सुना है वो तिब्बत के बुद्धिज्म में भी है और हिंदू विष्णु पुराण में भी लिखा हुआ है। तो ये शंबाला और वो शंबाला अलग है क्या? जो शंगरीला नहीं, एक ही है। एक ही है ना? हाँ। तो उनका तो मतलब यानी काफी थोड़ा अलग ही होता है मेरे ख्याल से। वो फिर कैसे तिब्बत के हिसाब से तो वो कहीं पे बहुत ही एकदम 4th डायमेंशन में है प्लेस, जहाँ पे बहुत ही कम लोग जा सकते हैं, हाई लेवल फ्रिक्वेंसी वाले हाँ, लोग। तो हाई वाइब्रेशन वाली प्लेस ही है, पर है अर्थ पर ही है। हाँ, अर्थ पर ही है। तो YouTube पे जो मैंने देखा था उसी से मुझे मालूम है। और मैंने पीजे कृष्णमूर्ति में भी उनका भी शंबाला के मतलब तिब्बतियन मास्टर्स को बुला के उनका किया जाता था, मैंने तब सुना था। पर आज मुझे ऐसे लगा जैसे उसमें एक और भी एक बात है कि विष्णु पुराण में भी शंबाला है जो हमारे कल की अवतार रहेंगे। शंबाला में वो सब तो बताया नहीं आपने करके कि नहीं, वो मैंने आपको वही बताया जो महर्षि अमरा जी ने शंबाला के बारे में बताया है। उनकी अच्छा, एक बस उनकी है, बुक की समराइज का है। पूरा बुक की मैंने समराइज किया है। और महर्षि अमरा और गुरुजी कृष्णानंद की लाइफ बायोग्राफी को मैंने जोड़ा है, बस, और कुछ भी नहीं किया है मैंने। अच्छा, बेसिक जो शंबाला का नॉलेज है वो क्योंकि उन्होंने कहा कि सप्त ऋषि मंडल तो वहां है ही है, पर इसके अलावा भी बहुत सारे ऋषि मुनि, बहुत हाई स्पिरिचुअल पर्सनालिटीज भी हैं, तो उनके बारे में है। मैं आप लोगों को एक फोटो दिखाना चाह रही थी। 1 मिनट। तो हो सकता है आप जो बोल रहे हो ना मीना जी, वो भी हो सकता है। मुझे नहीं मालूम तिब्बत वाले लोग कैसे कर रहे हैं, कैसे इसको कर रहे हैं। आपको दिख रहा है? जी जी, दिख रहा है ना ये फोटो? हाँ, फोटो तो दिख रहा है। एक्चुअल में मुझे लगा कि शंबाला का इंट्रोडक्शन देते वक्त आपको वो सिटी के बारे में या जो उसकी थोड़ी हिस्ट्री है वो बताना चाहिए था। बस तो उन्होंने इतना ही है कि हाई वाइब्रेशन की है, पृथ्वी पर ही है, पर कोई नहीं पहुंच सकता। परंतु हाँ, हाई वॉल्ड सोल्स फिजिकली भी वहां पे जा पाती हैं। जी, अच्छा। और एक बात थी जो सप्तऋषियों का नाम बता रही थी आप। मेरे ख्याल से कर्ण ऋषि तो मैंने नहीं सुना है, कश्यप ऋषि है। नहीं, तो सुनिए ना, वही तो मैंने कहा कि अलग अलग, मैंने शायद एक सेंटेंस भी बोला है कि अलग अलग पुराण में अलग अलग नाम दिए हैं। तो मेरे ख्याल से कश्यप, क्योंकि वर्ल्ड वाइड हमारे पूरे इंडिया में कश्यप ऋषि को बहुत माना जाता है। आपने उसको 5 वेबसाइट में देखेंगे ना, 5 वेबसाइट में अलग अलग है। मैंने कहीं पे वहीं पे ही पढ़ा है कि कोई में पुलहा को भी जोड़ा है। मैंने पुलहा कहाँ बोला, परंतु अभी मैंने बोला ना इसमें,
तो आप अगर गूगल में भी सर्च करेंगे ना तो सप्तऋषि अलग अलग पुराण में अलग अलग तरीके से हैं। जो एक कॉमन, जो मोस्ट अच्छी वेबसाइट है उसमें से मैंने निकाल के बताए हैं। तो मैं वही बता रही थी, मोस्ट अच्छी वेबसाइट या किसी भी आप मंदिर में जाएंगे ना तो कश्यप ऋषि इज द मोस्ट प्रोमिनेंट है वशिष्ठ के बाद में। तो मेरे ख्याल से करना की जगह कश्यप ऋषि मुझे लगता है ज्यादा प्रॉपर यूज करना होगा। हो सकता है इन्होंने बुक में लिखा होगा, इन्होंने, मुझे नहीं पता है। मैंने 3 कॉलम्स बनाए थे, मैंने एक कॉलम पढ़ दिया, एक में पुलहा, अत्रि और भी कई हैं, बहुत सारे। पर जो भी है, सप्तऋषि के अलावा बहुत सारे ऋषि हैं शंबाला में। नहीं, टीचिंग तो बहुत अच्छी थी, सेशन मुझे, बल्कि मैं जी नहीं, मुझे सेशन तो बहुत अच्छा लगा, स्पेशली 1-7 जो प्रिंसिपल थे वो तो मुझे बहुत ही अच्छे लगे। चलिए, बहुत ही अच्छा था। प्रैक्टिस तो करिए करेंगे हम कि लाइट एनर्जी को आप स्प्रेड करिए, क्योंकि देखिए उन्होंने, कृष्णानंद जी ने बहुत सारे स्कूल्स में कराए हैं, यूट्यूब भरे पड़े हैं उनके, गूगल में भरे पड़े हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। कर्नाटका में जो बेंगलुरु के पास रहते हैं ना, उन लोगों को इनके बारे में ज्यादा नॉलेज होगा, क्योंकि अभी भी वहां पे वॉलंटियर्स लोग स्कूल्स में जा जाके ये लाइट चैनलिंग सिखा रहे हैं। और हाँ, वो मैं साउथ के हिसाब से शंबाला में हम लोग के जो मैंने 2-3 तेलुगु वीडियो भी देखे हैं ना, उसमें यही सिटी के बारे में बता के पिरामिड से जोड़ के कि क्या कहते हैं, वो बहुत ही अच्छा पर है तेलुगु में कि क्या कहते हैं, कैसे मतलब तो शेयर करिए ना ममता, क्या बोलते, आप शेयर करिए ना हम लोगों को। तो पर वो जो आप बता रही हैं, वो जो मैंने वीडियो देखा था वो उसमें उसने तो बकायदा वो कल्कि महाराज 25th जो वहाँ का किंग रहेगा वो आएगा, मतलब धरती के डायमेंशन को चेंज करके, जो सतयुग आने वाला है ना, जिसको शायद पत्री जी भी फॉलो करते हैं, 2032 में समथिंग जो चेंज होने वाला है ना, उसके हिसाब से वो बताया जाता है, उसमें तेलुगु में है। डेफिनेटली मैंने बहुत पहले सुना था, मैं जरूर देखूंगी, तो मैं कभी शेयर करूंगी आपसे। मैं तो चाहती हूँ कि आप लोग शेयर करो भाई, क्योंकि शंबाला बड़ा फैसिनेटिंग लगता है सभी लोगों के लिए। नहीं, उन्होंने पिरामिड से भी जोड़ा था कि ये अच्छा। शंबाला में जो रहते थे ना, उन्होंने उनकी मदद से क्या कहते हैं, ये पिरामिड्स जो सब जगह बने हुए हैं, तो वो बनाए गए थे, इतने भारी भारी टन्स के स्टोन्स और ये सब करके वो ऐसे करके जोड़ के बताया गया था। तो मैं सोची थी शायद आप भी वैसे ही कुछ बताएंगी करके, तो बहुत अच्छा लगा मुझे तो जितना बुक में से था उस बुक का ही मैंने समरी बताया जी, सब आपको। होगा ना। और इसके ऊपर मैंने बहुत गूगल में सर्च किया है, कृष्णानंद जी और इन सब के ऊपर, शंबाला के ऊपर नहीं किया मैंने रिसर्च। तो कृष्णानंद जी का मैं एक चीज बताना भूल गई थी कि अयप्पा पिंडी को आप लोग, कई लोग जानते हैं ना, वो मास्टर। साउथ में सब जानते हैं हाँ हाँ, उनको मैं फॉलो करती हूँ, मुझे बहुत पसंद है, उनसे ज्यादा न्यूटन पसंद है, वो भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, अयप्पा पिंडी। तो उनका मैं एक डिस्कोर्स सुन रही थी, तो वो जब कृष्णानंद जी 23 नवंबर 2012 को, 12 नहीं, हाँ 12 को ही तो उनकी डेथ हुई थी। तो उस समय जब उन्होंने शरीर छोड़ा कृष्णानंद जी ने, तो ये कुछ फोटोज खींचने के लिए ये तपोनागर जाने वाले थे, अयप्पा पिंडी जी। फोटोज खींच के, स्पिरिचुअल इंडिया है ना उनकी, कौन सी जो कन्नड़ में निकलती है या कोई भी लैंग्वेज में निकलती है मुझे याद नहीं है, उसके लिए फोटोज लेने जाने वाले थे। तो उन्होंने पत्री सर को फोन किया। पत्री सर कृष्णानंद जी के से कई बार मिल चुके हैं, कृष्णानंद जी पिरामिड वैली कई बार आ चुके हैं, और 2010 को कुछ यंग लोगों का कुछ हुआ भी था कॉन्फ्रेंस, उसके भी बहुत सारे फोटोज गूगल में भरे पड़े हैं। तो जब इन्होंने, अयप्पा पिंडी ने पत्री सर को फोन किया कि सर मैं कल जा रहा हूँ, कृष्णानंद जी का कल समाधि का वो बनाते हैं ना, वो करने के लिए, तो मैं फोटोज खींचने जा रहा हूँ। तो पत्री सर उनसे बार बार पूछते हैं कि तुम कल जा रहे हो, तो बोलते हैं हाँ मैं जा रहा हूँ, मैंने बताया तो सही। फिर 2 मिनट के बाद पूछते हैं पत्री सर कि तुम जा रहे हो, तो उनको आश्चर्य लगता है अयप्पा को कि मेरे से बार बार क्यों पूछ रहे हैं। तो वो कहते हैं कि नहीं भाई, मैं कल जा रहा हूं सर, और मैं जैसे फोटोज खींचूंगा ना, तब मैं तुरंत आपको वहां से फोन करूंगा। तो बोले हाँ हाँ, तो मुझे जरूर फोन करना। तो अयप्पा बोलते हैं कि मैं सोच में पड़ गया कि वो मुझे क्यों इस तरीके से बार बार बोल बोल के फोर्स कर रहे हैं। बोले मैं रात को मेडिटेशन में बैठा, मैं जानना चाह रहा था कि क्यों मेरे को ऐसा बार बार बोल रहे हैं। तो इनको इंट्यूशन आया कि पत्री सर ने इनको मेडिटेशन के दौरान बताया कि कृष्णानंद जी जो अभी अभी शरीर छोड़े हैं,
कुछ दिनों के लिए आपके शरीर में वॉक इन होना चाहते हैं। और ये अयप्पा जब तपो नागर में पहुंचे तो कहते हैं कि महर्षि अमरा ईगल के रूप में उनको एकदम पास से होके चले गए थे, और उनकी समाधि के पहले जब उनकी कहते हैं ना शरीर के पास जब वो खड़े थे तब वॉक इन हुए थे कृष्णानंद जी, और कुछ मैसेजेस, कुछ चैनलिंग वगैरह हुई, काफी उन्होंने मैसेज इकट्ठे किए, नॉलेज इकट्ठा किया, फिर वो चले गए। और उनका जो बेटा हुआ पैदा अयप्पा पिंडिका, उनका नाम भी एक ऋषि ने रखा है अमरा। जो महर्षि अमरा का बात बोल रहे हैं उनका ही, जो ईगल के रूप में आए थे, उनका बहुत प्यारा डिस्कोर्स था। मैं बहुत पहले सुनी थी तो मुझे थोड़ा थोड़ा याद है। तो उन्होंने कहा था कि मेरी बॉडी में कृष्णानंद जी आके रहे, चले गए कि है मुझे याद नहीं है कुछ, और मेरा बेटा अमरा है, उसका नाम भी अमरा ही हमने रखे हैं। और काफी अच्छा था वो डिस्कोर्स। तो ऐसा है। और मैं जो भी आप लोगों को बता रही थी कि तपो नागर के बारे में, कि जब कभी भी हम पिरामिड वैली जाएंगे तो हम जरूर जरूर वहां पे जाएंगे उनके तपो नागर में, क्योंकि कई पिरामिड मास्टर्स मुझे कहते थे कि हम एक दिन वहां रुकते हुए जाएंगे। तो मुझे समझ में नहीं आता था कि इन लोग कहाँ कॉस्मिक टावर जा रहे हैं, कॉस्मिक टावर जा रहे हैं, तो मुझे समझ में नहीं आता था उस समय। जब मैं ये बनाना शुरू करी तो मुझे मालूम चला, और फिर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे जाना, एक दिन तो यहाँ पे रहना ही है, क्योंकि यहाँ पे कुंडली हॉल भी है और भी कई हैं, चक्रास के ऊपर भी बैलेंसिंग के वो बने हैं, क्योंकि कृष्णानंद जी बहुत एनलाइटन मास्टर थे और उन्होंने काफी हाई एनर्जी आश्रम बनाया है। तो चलिए ठीक है मीना जी, हम आप उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी आप उसको ट्रांसलेट करके हमको बताएंगी। जी देखिए हर एक मास्टर का अपना एक विजडम होता है ना। अब महर्षि अमरा जी ने अपने विजडम के थ्रू बताया, आप जो बता रही है वो किसी और मास्टर के थ्रू उनको मिला होगा, तो हमको सुनने में क्या है, बस हमको इतना मालूम चलना चाहिए कि क्या है ये, है ना। थैंक यू। इनफैक्ट एक से ज्यादा एंगल पता चलेंगे ना। हाँ, और वैसे भी देखिए ना, वो फैसिनेटिंग तो सभी के लिए है। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को अनम्यूट कर दे रही हूँ, टाइम हो रहा है, जिसको जल्दी पूछना है पूछिए। हाँ प्रिया जी, अनम्यूट करिए ना प्रिया जी। गुड इवनिंग। आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। चलेंगे मैं ना वही मीना दीदी को बोलने जा रही थी कि आप बताना आगे की। हाँ, आप वो श्याम बाला बोलते हैं, जो वो बात बता रही थी, मेरा श्याम बाला सुना हुआ था, तो शंबाला में और श्यामबाला में कंफ्यूज हो गई थी कल, तभी आपसे पूछ लिया व्हाट इज शंबाला। नहीं, उसको शंबाला ही बोलते हैं, श्याम बाला नहीं बोलते हैं उसको। तो मेरा श्यामबाला सुना हुआ है, और जो आप पिक्चर भी बताए थे ना, वो था मेरे पास, सिरेमिक में भी है वो कृष्णा जो पत्ते पे है, ढूंढूंगी कहाँ रखा है। चलिए ठीक है, तो बैंगलोर चलेंगे तो चलेंगे यहाँ पर। गुड इवनिंग मैम। अवल खैर। गुड इवनिंग रचना जी। मैम, आज आपने बोला कि रिकॉर्डिंग नहीं मांगना, पर आज मैं फर्स्ट टाइम, मुझे ऐसा लग रहा है मुझे ये रिकॉर्डिंग तो चाहिए। क्यों चाहिए? सुन तो लिया बेटा। हाँ बिल्कुल सुना, पर अब मुझे नोट डाउन करना है। हाँ तो मैं पीडीएफ शेयर करूंगी ना बेटा। हाँ, जितना मैंने बताया है ना, जितना रत्ना जी मैंने बताया है ना, वो मैंने 1/3 बताया है, काट के, क्योंकि मैंने इतना ज्यादा पढ़ लिया था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या काटूं और क्या रखूं। तो उन सबको मैं शेयर कर दूंगी, इत्मीनान से पढ़िए आप लोग। बिल्कुल, वो जो 7 लॉ है मैम, आज तो ऐसा लग रहा है कि मैं कहाँ लिख लूं और कितना याद कर लूं। नहीं, उसको करना चाहिए, क्योंकि मैंने बताया ना, सीक्रेसी वाला, गोपनीयता हमको बनाए रखनी चाहिए। ये तो टॉरकॉम भी बोलते हैं, और मैंने खुद भी देखा कि जो चीज मैं बोलती हूँ ना सब लोगों को, वो चीज पूरी नहीं होती है। और उसके बावजूद बोलना पड़ता है, क्योंकि लोग बोलते हैं बताइए आपका फ्यूचर प्लान क्या है। अरे बता मत पूछो ना भाई। और मैं तो एक्साइटेड होके सब बताती हूँ और कुछ भी होता नहीं है। बढ़िया। तो आप उसकी एनर्जी फील्ड को ही खराब कर दे रही है, तो आप आज से मुंह में बंद, ठीक है?
आज से बंद जब तक पूरा ना हो जाए तब तक। और ये जैसे मैंने आपको बताया ना कि ये जो पहला और जो दूसरा प्रिंसिपल है, लाइट एनर्जी को, मतलब अपनी आनंद की एनर्जी को, गोल्डन लाइट को अपने को फैलाना है, और जो हम प्रकाश रूप में व्हाइट एनर्जी है वो व्हाइट एनर्जी को फैलाना है। तो ये दोनों अलग अलग सिद्धांत है ना, इसको अलग अलग करना है, एक साथ मत करते रहिए, और जितना हो सके बोले करिए। हेल्थ आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी, प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व होते जाएंगे, कुछ इश्यूज होते ना, कुछ लड़ाई झगड़े, वो सॉल्व हो जाएंगे। क्योंकि मैं जो अपनाई हूं वो मैं आपको क्लियर बता रही हूँ कि ये बहुत पावरफुल है, पर हाँ मैं रेगुलर बेस पे नहीं कर पाती हूँ, उस बात का मुझे जरूर अफसोस है। भाभी ये कैसे किया जाता है, ये जो आप बता रहे हैं लाइट मेडिटेशन? मैंने कहा ना कि पहले वाले सिद्धांत में क्या था, गोल्डन लाइट एक ग्लोब को इमेजिन करना है और उसे गोल्डन लाइट ब्रह्मरंध्र से होते हुए अपनी कॉजल बॉडी में लेना है। कॉजल बॉडी टू मेंटल बॉडी, हर बॉडी को आप अपने अंदर ही ऐसे इमेजिन करिए ना, सभी बॉडीज तो हमारे अंदर है, कोई बाहर तो नहीं है ना। फिर आप इमेजिन करिए मेंटल से एस्ट्रल बॉडी में गया गोल्डन लाइट, फिर गोल्डन लाइट हमारे फिजिकल बॉडी में गया, पूरा शरीर हमारा गोल्डन हो गया। YouTube में आप ढूंढेंगे तो इसकी पूरी टेक्निक भी दी हुई है। मैं चाह रही थी कि शेयर करूं वीडियो, पर बहुत लेंदी हो रहा था, तो मैंने कहा मैं नहीं डाउनलोड करी। फिर मैंने तो क्या हो गया, तो पहले आनंद को आप शेयर करिए और दूसरा अपनी लव एनर्जी को शेयर करिए, तो इससे आपके संबंध भी अच्छे होंगे लोगों से। तो देखिए मैं जितना अपनाई हूं उतना मैंने आप लोगों को बताया है, बाकी लोग करते हैं और बहुत हाई वाइब्रेशन हो जाती है उनकी, तो आप भी करिए। मेरे साथ दुविधा ये रहती है कि मैं जैसे बैठती हूँ थोड़ी देर के बाद मेरे खुद ही जॉज बंद हो जाते हैं, मुझे खुद में नहीं रहती हूँ, तो लाइट एनर्जी को कहाँ से इनवाइट करूं, ऐसा। मतलब नॉर्मल म्यूजिक में ही अपन को वो सारा चीज इमेजिन करना है? हाँ हाँ, देखिए इमेजिनेशन बहुत पावरफुल है हमारा। इमेजिनेशन कहते हैं ना, साम्राज्य खड़ा कर सकता है तो गिरा भी सकता है। तो अगर आप चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। हम क्यों बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में विजुअलाइजेशन, क्योंकि बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होते हैं जब हम उसको चीज को विजुअलाइज करते हैं। तो ये जो सप्त ऋषि हमारे हैं और जो शंभाला मास्टर्स हैं, उन्होंने ये जो 7 प्रिंसिपल्स निकाल के दिए हैं, तो होंगे काम के, तभी तो लोग फॉलो कर रहे हैं उनको, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। थैंक यू। हाँ कंचन जी। हेलो मैम, मैं आज फर्स्ट टाइम आपका सेशन ज्वाइन की हूँ, जो कि मुझे करके बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी फीलिंग हुई। आपका कोई व्हाट्सएप ग्रुप है या कुछ है तो जो इससे मैं आपसे जुड़ सकूं? हाँ, आप अपना चैट बॉक्स में नंबर लिख दीजिए। कहाँ की हैं आप कंचन जी? मैं कलकत्ता की हूँ। अच्छा, माही नोट कर लोगे क्या बेटा? जी जी जी। हाँ, तो आप लिख लीजिएगा, तो आपको डेली का सेशन के बारे में। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू जी, थैंक यू मैम, बहुत ही अच्छा सेशन था, बहुत ही नॉलेजेबल। मैं तो फर्स्ट टाइम सुनी हूँ उनके बारे में, सारा इतना डिटेल्स में आपने आप लोग बताया। जेटीपी में काफी सुनते तो होंगे ना? नहीं इतना डिटेल्स नहीं, बस सप्त ऋषि बोलते हैं ना शॉर्टकट में, आपने तो पूरा 7th प्रिंसिपल दिया, मैंने नोट किया पूरा। हाँ, तो वो सप्त ऋषि के अलावा भी कई ऋषि है ना शंबाला में, आप मत सोचिएगा कि सिर्फ 7 ही ऋषि है, बहुत बहुत नहीं सारे। नहीं, मतलब इम्पोर्टेंट जो आपने भी बताया वो बहुत अच्छे लगे मुझे, तो बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा सेशन था। चलिए, थैंक यू। और किसी को पूछना है? नमस्ते मैडम, मैं सुप्रिया बोल रही हूँ। हाँ, थैंक यू सो मच मैडम, कितना नॉलेज दिया आपने आज, बाप रे बहुत अच्छा। आपका सेशन तो हर बार एक से बढ़कर एक रहता है। वाकई में ये बात तो है। हमने सोचा था ये अच्छा है, पर हमारा इमेजिनेशन आप तोड़ देते हो। हाँ, अगली बार फिर और अच्छा, और अच्छा का प्यार है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है यार। और अच्छा होता ही रहता है आपका तो। और अच्छा होता रहता है। सही है। अगली बार ना मैं बहुत सोच रही हूँ
कि मैं सहन शक्ति पे बोलूं, टॉलरेंस पे। वो भी बोल लो। वो भी मुझे गोपनीय रखना था। ओफ माय गॉड। सिगरेट निकाल दिया आपने सबके सामने। नहीं, पर आप लोग सब प्यारे लोग हो, आप मेरी एनर्जी फील्ड को कमजोर नहीं करोगे। नहीं मैडम, हम नहीं, देंगे आपको, कभी नहीं। एनर्जी भरपूर देंगे। हम लोग मैम, तिब्बतियन जो मास्टर्स के विषय में बोलते हैं, इन्हीं को बोलते हैं क्या? संभाला है, इनको ही बोलते हैं। किसको? तिब्बतियन मास्टर्स जो बोलते हैं। पैलेडियन? नहीं, तिब्बत 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 के मास्टर्स। मास्टर्स भी हमारे साथ। नहीं, तिब्बत का नहीं है यहाँ पर। तिब्बत के मास्टर्स ये शंबाला में, मैं ये नहीं कह रही भाई। जब हमारे महर्षि अमरा जी हैं, तो तिब्बत के भी कई बड़े बड़े मास्टर्स होंगे शंबाला में, है ना? वहां पे भी होंगे। हाँ नेहा जी। मैम, जैसे अभी आपने बताया ना इमेजिनेशंस और विजुअलाइजेशन का पावर, हाँ, तो वो विजुअलाइजेशन जैसे मैं कभी भी कुछ करती हूँ तो वो तो होता ही नहीं है मैम। तो क्या एनर्जी में फॉल्ट है या क्या? क्या विजुअलाइज करते हो? एबंडेंस या रिलेशनशिप, जो भी आप करते हो? यस मैम, रिलेशनशिप एंड फैमिली लव। हाँ, तो उसको कंटिन्यूअस करना है। ऐसे नहीं कि 3 दिन करे, 4 दिन छोड़ दिए, 5 दिन करे, 2 दिन छोड़ दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको पूरा फेथ रख के विजुअलाइजेशन करना चाहिए। और नेचुरली अपनी एनर्जी तो आपको बढ़ानी ही चाहिए। और जैसे मैंने रामपा जी का बताया था कि वो कहते हैं पहले लिखो, है ना? जैसे मान लो मुझे अपने हस्बैंड से बहुत अच्छा रिलेशन रखना है, तो मेरे पति मुझे प्यार करते हैं, मैं अपने पति को प्यार करती हूँ, हम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं। मैंने लिखूंगी, लिखने के बाद उसको 3 बार बोलना है, 3 बार के सेट में उसको 3 बार बोलना है। बोलने के बाद जब आप मेडिटेशन कर लें, उसके बाद उसको विजुअलाइज करें। उस विजुअलाइजेशन की वीडियो में आप बहुत ही कलर्स भरिए। ऐसा नहीं कि मैं हस्बैंड वाइफ हम प्यार बढ़ा रहे हैं तो मैं देखूंगी मेरा हस्बैंड बगल में बैठा हुआ है, हो गया। नहीं, एक दूसरे को क्लोज हैं, एक दूसरे को हक कर रहे हैं, हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं। एक मूवी जैसे बनाते हैं ना, वैसे मूवी बनानी है। उस मूवी के राइटर आप हो, डायरेक्टर आप हो, फाइनेंसर आप हो, है ना? जितनी कलरफुल बना सकते हो उतनी कलरफुल बनाओ। उसमें अपने कोई रिलेटिव्स के ऑडियोज भी डालो, जिनकी आवाज आपको याद होगी ना, अपनी फ्रेंड या अपनी मदर की, तो वो कहे यहाँ तुम अपने हस्बैंड के साथ आज का क्यों मिस कर रहे हो? इसीलिए ना, इसीलिए मैं अनम्यूट नहीं करती हूँ सब लोगों को। तो आप दूसरों के भी ऑडियोज डालिए कि नेहा बहुत खुश है अपनी फैमिली में, बहुत खुश है अपने हस्बैंड के साथ। जैसे समझ रहे हो, एक मूवी बनाना है और 5 मिनट तक इसको विजुअलाइज करना है, लिखना है, बोलना है विद फीलिंग, मतलब हाँ, और हार्ट के साथ फील करना है। कैसे खुशी महसूस होगी जब आप अपने हस्बैंड के साथ, जैसे मैं अपने हस्बैंड के साथ करूंगी तब खुशी होती है ना, अपने हस्बैंड के साथ हम साथ में बैठ के हंसते बोलते हैं तो, क्योंकि हार्ट हमारा सबसे पावरफुल ऑर्गन है। तो उस पावरफुल ऑर्गन जो सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड को फेंकता है, कॉस्मिक एनर्जी, मतलब कॉस्मोस में या मैट्रिक्स में, तो उसको फील करते हुए तो होगा। और तब तक के करते रहना है नेहा जी, जब तक कि वो पूरा नहीं हो जाता, और तब तक के करते रहना। ओके मैम। मेरे साथ क्या होता था, 3 दिन करती थी, 2 दिन नहीं करती थी। आप ही के घर से आ जाएगी तो वैसा ही करिए, है ना? यस मैम, मेरे बच्चे लगा। हाँ, ठीक है ना, ठीक है, इट्स ओके, इट्स ओके। हाँ, थैंक यू मैम। थैंक यू। हाय यूजर 1 2 3 4। हेलो मैम। हेलो मैम, मैंने आज मिस कर दिया। अब इन सब का सुन रही हूँ तो बहुत पछता रही हूँ मैं। कोई बात नहीं, यूनिवर्स को आपको नहीं देना था। नहीं, मेरी रिक्वेस्ट वो अर्चना दीदी से है। उन्होंने बोला ना, उन्होंने 7 प्रिंसिपल्स लिखे हैं। हाँ, तो मैं ग्रुप में शेयर करूंगी ना, वो बुक को मैं शेयर करूंगी। वो बहुत सिंपल इंग्लिश में है, बहुत ही सिंपल, और बहुत प्यारी बुक है, छोटी है। मतलब हर बुक उनकी ना 24-28 पेजेस की होती है, तो आप 1 घंटे में पढ़ सकती हैं।
यस यस मेरे को लगा मैं अर्चना दीदी को बोलूं कि आप प्लीज उसका फोटो क्लिप ग्रुप में नहीं डाल नहीं, दो। मैं भेज दूंगी, आप देख लीजिएगा, है ना। अच्छा, थैंक यू मैम। थैंक यू। हाँ हाँ हेमा जी। गुड इवनिंग मैम। नमस्ते मैडम। नमस्ते। हाँ यूट्यूब हेमा जी। यूट्यूब डालेंगे ना? नहीं, नहीं डालेंगे। आज से कोई नहीं डलेगा छत्तीसगढ़ का। आज का दिन का डाल दो, बाकी आगे। नहीं, अगर मैं आज का डालूंगी तो कल राधिका अग्रवाल बोलेगी मेरा क्यों नहीं डाल रही है, इसीलिए मैंने श्री गणेश अपने से ही कर रही हूँ। प्लीज आज थोड़ा सा अच्छा विजडम था। अरे मैं बुक शेयर कर दूंगी ना, बुक में वही है यार जो मैं लिखी हूँ, वही है, कुछ भी नहीं है डिफरेंट। इंग्लिश और हिंदी आता है ना, इंग्लिश कम आता है ना। अरे गूगल ट्रांसलेट कर लेना, वो कर लेना, और उनके कन्वर्सेशन भी बहुत प्यारे हैं, मैं शेयर करूंगी, प्लीज प्लीज आप उसको पढ़िएगा। मतलब मैं तो कल रात को कितनी देर तक बैठ के पढ़ते ही जा रही थी, कल ही मैंने इसका स्टार्ट किया नोट्स बनाना। अच्छा नीता दीदी, ये जैसे मदर का ऐसा हुआ है ना, तो इमोशंस बार बार सता रहे हैं, क्या करूं? रो लो ना, अच्छे से रो लो ना। आ रहा है ना, रोना भी आ रहा है, बातें याद भी आ रही। रो लो ना, रो लो। पर आप, कितना सुंदर रामपा जी ने समझाया था कि आप जितने बार रो रहे हो उतने बार उनको दुख पहुंचा रहे हो। अच्छा। वो तो आसपास रहेंगी, आप जब भी उनको याद करते हो तो वो एस्ट्रली तुरंत आ जाते हैं हमारे प्रियजन, है ना। आपसे अभी मैं बात भी कर रही ना, तो मेरी आंखों में से ऐसा आंसू आ रहे जैसे। तो देखिए, माँ हमेशा नहीं रहेगी, आप कब तक के अपनी माँ माँ करके आप पीछे पड़े रहेंगे। हमारे सेंटर में एक जेंट्स ने पूछा था पत्री सर से, पत्री सर ने उनको इतना डांटा था, मैं तो आपको बिल्कुल भी नहीं डांट रही, अगर पत्री सर के सामने पूछोगे ना तो इतना डांटेंगे आपको कि तुम क्या मेडिटेशन कर रहे हो, तुम क्या आत्मज्ञान ले रहे हो। मतलब ढकोसला है ना। फिर अगर आप आत्मज्ञान ले रहे हो तो आपकी मदर एक सोल है, वो पहले आपकी मदर के रूप में थी पर अभी भी तो वो है। ठीक है, आप उनको नहीं देख पा रहे, उनको नहीं छू पा रहे, अपनी बातें नहीं बोल पा रहे, पर आप अगर उनको प्यार दोगे ना, अगर आप बोलोगे तो वो फील करेंगी, वो आपको आके हग भी करती होंगी। पर आप फिजिकल वाले अपन की क्या बोलते हैं, सीमा रेखा एक खींची रहती है ना, हम उसको फील नहीं कर पाते हैं। तो आप अपने थोड़े से मन को शांत करिए, समझिए कि वो अभी भी हैं, हम शाश्वत हैं, हम मरते नहीं है, सिर्फ शरीर छोड़ते हैं। तो वो आपको देख रही है, वो कर रही है, और आपको दुखी देखकर, आपको रोते हुए देखकर आप क्या सोचती हैं कि वो खुश होती होंगी कि हेमा मुझे याद करके रो रही करके, उनको दुख पहुंचा रहे हो। वैसे ही वो दुखी होंगी आप सबको छोड़ के, फिर हम डबल दुख देते हैं उनको याद कर करके। मृत्यु का चैप्टर लॉब्संग रामपा जी ने इतना बेहतरीन लिखा है, मतलब उसको पढ़ने के बाद तो मुझे लगता है कि बिल्कुल भी नहीं रोना चाहिए। डेथ हमारा ग्रेजुएशन डे होता है, हम इस दुनिया से चले जाते हैं, एक पड़ाव पूरा खत्म हुआ, तो आपको तो खुश होना चाहिए। हमारे लिए डेथ को हम लोग अगर बोलेंगे सेलिब्रेशन तो सब लोग चिढ़ेंगे, पर वाकई डेथ को एक सेलिब्रेट के रूप में मानना चाहिए कि चलिए पृथ्वी पे हमारा एक पड़ाव तो कम हुआ, कुछ तो सीख के गए। और आपकी मम्मी तो बोल रहे हैं कि ध्यान भी सीख के गई हैं, आप बता रहे थे ना। हाँ। तो कितना अच्छा है, आपने अपनी बेटी होने का फर्ज निभा दिया, उनको ध्यान सिखा दिया, अगले जन्म में वो वहां से शुरू करेंगी जहां पे यहाँ रोक के गई थी। और वो 24 घंटा पहले नागपुर का ध्यान, दिवाली का दिन था ना, उधर 1 घंटा ध्यान भी किया, लास्ट था ध्यान दिवाली का, और 1 घंटा ध्यान और 15-20 मिनट का भजन भी गाया उन्होंने। तो फिर बस उससे ज्यादा नहीं है। और जब भी आप रोए ना तो सोचना आप अपनी मम्मी को रुला रहे हैं, तो उनको दुख देने से अच्छा है कि अपने आप को समझाइए कि वो अभी भी हैं, बस शरीर नहीं है, बाकी हैं तो वो अभी भी है ना। देखिए मेरी मदर की भी डेथ हुई थी तो मैं 1 महीने तक के रोज रोती थी, फिर समय धीरे धीरे हमको हील करता है। और आप भी जानते हैं हेमा जी कि जब भी आप रात को सोती होंगी तो वो एस्ट्रली आपको आके समझाती होगी, हो सकता है डांटती भी हो कि हेमा तू मत रोया कर, मुझे दुख होता है, पर आप सुबह जब उठते हो तो आप भूल जाते हो अपनी मम्मी की बातें। तो नहीं मैडम, मुझे ऐसा ही विजन आ रहे हैं, जैसे वो गए हैं ना, तो वहां से ऐसे बर्फीली जगह पे गए हैं, और वो बोल रहे हैं मैं अपने घर पोते के घर में आऊंगी। अच्छा, तो हो सकता है ये भी।
मुझे ऐसे भी, ऐसा मुझे क्योंकि विजन आ कई लोग आते हैं अपनी ही फैमिली में, फिर से वापस आते हैं। तो वेट करिए आप और खुश होइए। जहां पे भी होंगी ना, वहां पे कोई दर्द नहीं है, वहां आनंद ही आनंद है, प्रेम ही प्रेम है। तो अच्छा है, वो अच्छी जगह पे है। पृथ्वी नर्क है मैडम। अच्छा, तो ऐसा भी है क्या मैडम, जैसे पहले के उनके जो पेरेंट्स गए उनसे भी मिलते हैं क्या मृत्यु के बाद? सभी लोग मिलते हैं। जैसे मैं जाऊंगी तो मैं अपने मदर फादर से मिलूंगी। अच्छा, ऐसा होता है क्या? हाँ, अच्छा, पर मैं एंसेस्ट्रल वाले को नहीं मानती हूँ, क्योंकि हम सोल लेवल पे हैं। हर एक आत्मा की हजारों हजारों जन्म लिए हैं, तो हमारे दादा परदादा वहां तक के मैं नहीं मानती हूँ। अपना अपना मानने का विश्वास है। बाकी मदर फादर तो मुझे जरूर मिलेंगे, क्योंकि हमारा एनर्जेटिकली कनेक्शन तो अभी भी है ना। अच्छा, ऐसा। थैंक यू। देखो, कोशिश करो यूट्यूब में भेजो आज का। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, और किसी को कुछ पूछना है, यही तो हम एंड करें। गुड इवनिंग नीता मैम। हाँ हाँ शर्मा जी बोलिए। या मैम, दिस इज हेमा शर्मा। मैंने बीच का काफी दिनों का मिस कर दिया था। आपसे बात भी हुई थी मेरी पहले। हाँ ये हाँ मुझे कोई याद नहीं। हाँ जी, तो बट आज मैंने अटेंड किया तो मुझे लग रहा है वो सारा कंपनसेट हो गया। मेरी फैमिली में फंक्शन था उस वजह से, और आप डांट भी रहे थे कम हो रहे हैं, तो मुझे भी लग रहा था मैं भी एक कल्प्रिट हूँ उसमें। तो anyhow, if I had hurt you anywhere, I'm really very sorry for that, मैम। और बहुत करेज लेकर मैं ये बोल रही हूँ आपको। मैं कितनी बार मतलब चाहती हूँ आपसे बात करूं, पर नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि काफी लोग इन्वॉल्व हैं और मैं इतनी रेगुलर नहीं हूँ। तो इसलिए मुझे लगता है पता नहीं मतलब क्या छूट गया, और मैं क्या मतलब बताऊंगी अगर मुझसे कुछ पूछा जाएगा तो। बट आज इतना मुझे अच्छा लगा। और खैर एनी हाउ, मैं वैसे नहीं बैठती थी मेडिटेशन में प्रॉपर एक पोज लेके, बट इवन आई रियलाइज्ड कि मैं जब फंक्शन में भी जा रही हूँ, मैं रेडी भी होके बैठी हूँ, मैंने बस लेग्स क्रॉस किए हैं और हैंड्स जो है क्रॉस किए हैं, फिंगर्स क्रॉस किए हैं, और मतलब ऐसा लगता था somebody has holded my head, you know, very tightly। और रेगुलर फ्लो ऑफ एनर्जी आई यूज्ड टू रियलाइज। तो मुझे लगता है वो एक कनेक्शन आई थिंक है कि अगर आप रियलाइज भी करते हैं होनी शुरू हो जाती है। जैसे अभी आपने बोला था कि जो आप हार्ट से फील कर रहे हैं या जो लिख रहे हैं या बार बार जो आप यू नो सबकॉन्शियस माइंड को जो आप इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, तो ये ऐसा एक इंसिडेंट अभी हुआ भी था। मतलब क्योंकि बाहर जा रहे थे, बहुत ज्यादा फंक्शंस हो गए थे, तो ऐसा लाइट लग रहा था चैलेंजिंग का मैम ने बताया अभी। तो ऐसा लग रहा था मैम कि मतलब कोरोना क्योंकि है ही, इतना हम नहीं डरते हैं क्योंकि थोड़ा सा बिलीव करते हैं कि चीजें जो मतलब यूनिवर्स चाह रहा है वो होगा ही होगा, तो फिर उसमें गलत कुछ भी नहीं है। बट एनी हाउ आई रियलाइज्ड कि कभी कभी ऐसा लग रहा था कि मतलब थ्रोट इन्फेक्शन एंड ऑल हो गया है, बट एकदम से फिर मैंने सोचना शुरू किया कि नथिंग लाइक दैट इज देयर। एंड मैम विद इन फ्यू सेकेंड्स आई रियलाइज्ड कि मेरे थ्रोट का जो पेन है या फिर जो कुछ भी चीज वो मुझे डिस्कम्फर्ट दे रही थी इस टाइम पे, वो एकदम से गायब हो गई और वापस से मैं अपनी वही वो हैप्पीनेस वाली स्टेट में आ गई थी। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल है आप जैसे मास्टर्स का ये चीजें अरे करके। हमारा नहीं बाबा, जो हमारा जो सोर्स है ना, हमारे पत्री सर, बस उनका, आप उनके लिए। वो सोर्स तो मैं समझती हूँ मैम, मतलब आप सोचने की देर होती है और कैसे वो कनेक्ट कर देते हैं आपको चीजों से। मैंने वो हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल। बस थैंक यू आपको बहुत बड़ा सा, और सभी मास्टर्स को थैंक यू हेमा जी। कभी वीडियो भी ऑन करके दर्शन दे दिया करिए। यस, अभी मैं यही बोलने वाली थी। नहीं तो क्या। वेरी मच टायर्ड दिस टाइम। बाकी मैं पीएमसी हिंदी में हूँ, आप लोग वहाँ देख सकते हैं। हाँ हाँ देखा है, पर फिर भी मैं चाह रही थी यहाँ पे भी दिखते। चलिए कोई बात नहीं, अभी टायर्ड है, नेक्स्ट टाइम है ना। ओके मैम। और आदित्य जी, आइए, क्या बोलते हैं हेमा जी, मैं सिर्फ आप ही को टारगेट रख के नहीं बोल रही थी। मैं देख रही हूँ कि 400 लोग हैं हमारे 2 व्हाट्सएप ग्रुप में, और इतने अच्छे स्पीकर के आने के बाद भी 60-65, तो क्या सभी लोग रिकॉर्डिंग के लिए बैठे हैं? तो वो मुझे हर्ट होता है। देखिए, स्पीकर भी अपना टाइम निकाल के आता है, और वो रिकॉर्डिंग के लिए नहीं आता है, वो आप लोगों से डायरेक्ट कम्युनिकेट करने के लिए आता है। तो उसके लिए मुझे दुख लग रहा था। और थोड़ा सा कभी कभी टीचर को स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है बच्चों को सिखाने के लिए, क्योंकि लोग लीनियंट होते जा रहे हैं, है ना हेमा जी। तो मैं आपको टारगेट नहीं कर रही थी, है ना। नहीं मैम, इट वाज नॉट लाइक कि मैं ही टारगेट हो रही थी, बट बिकॉज आई वाज अ पार्ट ऑफ दैट, मैं आप करने के लिए वीडियो ऑन करती हूँ। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग।
मैम प्यार आप करते हो तो डांटोगे आप ही, इसलिए हम लोग उसको स्वीकार कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या तो दो आप तीन एक्चुअली दिस इज द थिंग जो उन्होंने बोल दिया, मेरे वर्ड्स छीन लिए इन्होंने अभी। तो आज क्या हो रहा है पता नहीं। एक्चुअली मतलब वही है ना, आप जब प्यार दे रहे हैं तो फिर समझाने का हक भी है आपको, आप हर तरह से समझा सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द वे टू टीच ओनली। हाँ बस वही है। सो आप बहुत प्यारे हो, डांट भी प्यारी लगता है, कोई दिक्कत नहीं। आई कांट इवन टेल माय इमोशंस फॉर यू मैम। इतना प्यार करते हो क्या हेमा जी? ऐसा लगता है ऐसे ना, ऐसे पकड़ के ना आपको ऐसे थैंक यू। चलिए करताल में मिलते हैं। मैं तो वेट कर रही हूँ छत्तीसगढ़ कब आऊंगी और आपको गले कब लगाऊंगी, जैसे आपने पतली सर को गले लगाया था। ओह वेरी नाइस। चलिए मैं भी वेट करती हूँ, जल्दी आइए आप लोग, है ना? चलिए थैंक यू थैंक यू। और किसी को कुछ पूछना है? थैंक यू। अब मीटिंग ऑफ करें। मुझे सिर्फ लाइन बोलना है कि मैंने लाइव चैनलिंग कम से कम 100 बार सुनी होगी आज के पहले, पर मुझे कभी नहीं समझ आया इतने अच्छे से जैसे आज समझ आया। मैं सुन चुकी हूँ, जब मेरे पास टाइम था तो मैंने बहुत लाइव चैनलिंग के सेशंस अटेंड किए, आपको पता है, बताया भी था मैंने। बट आज की जैसे, इसलिए मैं आपसे पहले भी बोल रही थी कि प्लीज आप कुछ समझाओ इसके बारे में, क्योंकि ये एक टॉपिक है जिसके बारे में कोई आइडिया नहीं अभी तक। हाँ तो वही मैं कह रही हूँ, जैसे पैलेडियंस का भी कुछ ऐसा ही है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, पर ये सप्त ऋषियों ने और जो शंबाला मास्टर्स हैं उन्होंने बताया है, तभी तो वो अमरा जी चैनल बने हैं और ये सब आया है। पर लोग, हम ही लोग, अपने ही भारत के लोग भूल गए हैं अमरा महर्षि जी को और कृष्णानंद जी को। तो मेरा फर्ज था कि आप लोग को बताऊं और इसको यूज करो। वाकई मैंने खुद बहुत बार ट्राई किया, तभी तो मैं बोल रही हूँ, मैं सिर्फ 3-4 दिन में ही इतनी रिजल्ट अच्छा पाई हूँ। तो सोचिए अगर हमने 1 साल इसको यूज किया, मतलब इसको प्रैक्टिस किया, यूज नहीं प्रैक्टिस, तो हमको कितने बेनिफिट्स मिलेंगे। अगर आप बेनिफिट्स देखने जाएंगे गूगल में माही जी, तो आप देख के थक जाएंगे, इतने सारे बेनिफिट्स हैं। तो ट्राई तो इसको जैसे हम सोते समय विदाउट भी ऐसे लेटे हाँ, उन्होंने पहले और दूसरे प्रिंसिपल में तो बोला है कि आप ट्रैवल करते समय, सोते समय, बिस्तर पे जहां पे भी बैठे हो आप करते जाइए, बस रेडिएट करिए। तो आश्चर्य लगता है ना कि इतना रेडिएट करने से हमको क्या होगा, पर जब आप पूरा पढ़ेंगे ना बुक, तब पता चलेगा कि आपकी वाइब्रेशन बढ़ेगी। शायद ये भी एक यूनिवर्सल लॉ होगा कि जितना हम देते हैं उतना 1000 गुना हमारे पास वापस आता है, होगा, है ना? तो थैंक यू सो मच। इतना आपने एफर्ट किया, इंफॉर्मेशन निकाली और सेशन लिया। थैंक यू मैम। नमस्ते मैम। मैम इसकी रिकॉर्डिंग शेयर कीजिए ना। बहुत लालची लोग हैं मैम, सब लालची हो गए। नहीं रोमा जी,